हम सब कुछ गलत ही कर रहे हैं शुरू से ही। दही उसके लिए नहीं है, चावल उसके लिए नहीं है, आलू उसके लिए नहीं है, गोभी उसके लिए नहीं है, मटर उसके लिए नहीं है, पालक उसके लिए नहीं है, बैंगन उसके लिए नहीं है। ये जो हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, सर कैल्शियम के नाम पे चूना खिलाया भी जा रहा है, चूना लगाया भी जा रहा है। डॉक्टर्स को ना ग़िज़ा का पता ना परहेज का पता, ये डोज सजेस्ट नहीं कर सकता, लिख रहा है। चाय कोई मशरूब नहीं है जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं। पत्ती के अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल है, दूध के अंदर जो है वो कैसीन नाम की एक प्रोटीन है। दोनों को जब वो मिक्स करते हैं आप, जहर है। वो मैदे जैसा आटा लेके आते हैं पेरेंट्स। वो किस लिए लेके आते हैं कि बच्चे अब दूसरी रोटी खाते ही नहीं। बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये मंशियात से ज्यादा खतरनाक काम ये कर चुका हुआ है और कर रहा है। आलू जहर बन गए। एक फ्रेंच फ्राइज इस वक्त एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है बॉडी। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसको हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जितनी तबाही और बर्बादी ये फेर के बैठी हुई है, हमें इसका अंदाजा नहीं है। कि एंडोस्कोपी भी नहीं करवानी चाहिए। सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, मेमोग्राफी, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी और उसके बाद बायोप्सी। इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स। कैंसर कॉज कर रहे हैं। हमारे टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ हमें मारने पे तुली है। फिर सुबह उठते हैं हम खाली पेट, एम्प्टी स्टमक के साथ, हम टूथपेस्ट ब्रश के साथ अच्छा खासा लगाते हैं और उसके बाद जो उसको करते हैं, जो कुछ उसमें केमिकल जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो कैंसर कॉज कर रही हैं। कोविड वैक्सीनेशन जो है, इसकी ये रीज़न हो सकती है कि जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे सर मुझे ये बताएं, इसके जवाब पे सॉफ्टवेयर आपने अपना अपडेट कराना है या मेरा क्या करना है? बहुत सारे लोग सर खुद को हकीम कहते हैं, मगर वो हिकमत से मेडिसिन नहीं दे रहे। वो क्या करते हैं, वो अपनी दवाई के अंदर ना फौरी रिजल्ट के लिए एलोपैथी ड्रग को पीस के मिक्स करके साथ दे देते हैं। सर एक इल्ज़ाम है, नाइटी पॉडकास्ट में खुशामदीद। नाजरीन, आपने एलोपैथी और होम्योपैथी के बारे में तो सुना होगा, नेचुरोपैथी के बारे में सुना है? मेरे साथ आज जमील साहब मौजूद हैं। डॉक्टर जमील साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। डॉक्टर साहब, आप नेचुरोपैथी में जो हमें चीज़ें बता रहे हैं, आप हमें ये बता रहे हैं हम सब कुछ ही गलत करी जा रहे हैं, हर चीज़ ही गलत कर रहे हैं। फ्रिज में खाना ना रखें, आप आटा ना खाएं, हम सब कुछ गलत ही कर रहे हैं शुरू से ही। नहीं, शुरू से नहीं गलत कर रहे। को 30-35 साल पीछे चले जाएं तो बताइए कितने घरों में फ्रिज था। लेकिन ज़िंदगी बड़ी कमाल की थी। ख़वातीन बैठ के काम करती थी ज़मीन पे, और हम भी उनके पास भाग के जाके उकड़ूं बैठ के और वहाँ से खाना खा के उठ जाते थे, और हमारे घुटने भी ठीक रहते थे और हमारे कमर के मोरे भी ठीक रहते थे। कभी सोचा हमने? तो अभी फिर इसका मतलब टेबल कुर्सी का इस्तेमाल करना ये भी छोड़ दें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जूते उतार कर और बैठ कर खाना खाओ। अब फर्ज करें कि अगर हमने इंसान ने थोड़ा सा तरक्की करके अगर हम डाइनिंग टेबल तक आ गए, तो क्या हमने जूते उतारे? नहीं उतारे। और आपको पता है कि ज़मीन के साथ आपको अर्थ होना है, ये आपकी लाइटें जल रही हैं, कितना कुछ है। अगर इसमें अभी ज़मीन के साथ ये कहीं ना कहीं से अर्थ ज़रूर हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें से अर्थ निकाल दें तो आपकी ये सारी लाइट्स ऑफ हो जाएंगी कि चलेंगी? ऑफ हो जाएंगी। अल्लाह ताला की जितनी भी मखलूक ज़मीन के ऊपर इस वक्त चल फिर रही है, जिनके पाँव हैं, जो भी, सिर्फ इंसान के पाँव नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों के पाँव हैं, परिंदों के हैं, जानवरों के हैं। आप ज़रा चेक कर लीजिए, वो सारे के सारे जो हैं वो नंगे पाँव ज़मीन पे फिर रहे हैं, और इंसान वाहिद है जो जूते पहन के फिर रहा है। हम कॉन्शियस हैं, ब्रांड कॉन्शियस हुए पड़े हैं सर। नहीं, हम कौन से ब्रांड? हम सेल्फ अवेयर हैं, हम इंटेलिजेंट बीइंग हैं, तो इसीलिए हम जूते पहनते हैं। और जूते तो एक अच्छा चलें, कई हजार सालों से इंसान पहनता आ रहा है। लेकिन क्या ये इंसान जो है वो नंगे पाँव सुबह शबनम के ऊपर जो है वो नंगे पाँव ये वॉक नहीं किया करता था? बिल्कुल करता ये तो अभी भी सुनने में आता है ना कि आप अगर आपने इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर स्ट्रेस लेवल, तो आप सुबह नंगे पाँव गीली घास पर आप वॉक करें। तो अभी उसको मैं जो कह रहा हूँ ना, मैं कह रहा हूँ मैंने एक फार्मूला दिया है लोगों को, पब्लिक को, कि आप ना 0 वोल्ट कीजिए अपने आप को। जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है उसके पास, तो आप उसको देखेंगे, उसके पास एक मीटर होता है, उस मीटर के साथ 2 तारे होती हैं, रेड एंड ब्लैक, और उसके साथ वो फर्ज करें इस तरह वो उसको चीज़ को चेक कर रहा होता है। वो जो मीटर होता है उसकी जो रेड वाली तार होती है, वायर होती है, आप उस रेड वायर को जो है वो इस तरह से अपने हाथ में पकड़ें, ठीक है, और मीटर पे देखिएगा तो वो ऐसे वो बिल्कुल करंट करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और वो आपको देगा कि आपकी बॉडी के अंदर जो वोल्टेज है ना वो 0.4 दे रहा होगा,
0.4 दे रहा हूँ, हमें तो जीरो करना है, अपने आप को जीरो पे रहना चाहिए था। हमें जीरो पे रहना चाहिए। यस। अब हम क्या करते हैं कि अब उसको जीरो करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जमीन पे धरती के साथ जुड़ना होगा, ताकि वो धरती के करंट साथ पूरा। देखिए, जब हमारे बच्चे हम जब बच्चे थे तो हम जब मट्टी में खेलते थे, जब हम कबड्डी खेलते थे, जब हम नंगे पांव ग्राउंड के अंदर फुटबॉल खेला करते थे, जब जॉगर का दौर ही नहीं था, जमीन पे नंगे पांव भी चलते थे, वॉक भी करते थे, घास के ऊपर भी वॉक करते थे, तो जमीन के साथ अर्थ करते थे। ठीक है। अब अगर हम जूते पहन रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप जूते उतार दें या मैं उतार दूंगा, लेकिन हमें अपने आप को 0 वोल्ट करना है। और वो कैसे होगा कि हम या तो नंगे पांव जमीन के ऊपर घास पे कहीं भी मट्टी पे हम उसको पैदल चलें। नंगे पाँव जो चलना है वो ये नहीं है कि हम अपने घर में फिर रहे हैं और कंक्रीट फ्लोर है हमारे घर के अंदर, टाइलें लगी No, हुई हैं, उस no, पे नहीं not चलना। at all. जो आपके कहने का मकसद सर है, वो आप पत्थर पे हैं, आप फर्श जी, पे हैं, आप चिप्स पे हमने हैं, आप टाइलों पे अर्थ हैं, पे चलना है, जमीन पे। अर्थ पे, यानी यस, कि जहाँ पे जमीन ग्राउंड हो या जी, जमीन पे कनेक्टेड हो। आपको जमीन के ऊपर जो है ना वो नंगे पांव चलना है जस्ट ओनली 40 मिनट्स। 40 मिनट। यस। और अगर आप नहीं चल सकते, जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो नहीं चल सकते, मैं उनको कहता हूं कि आप ज़मीन पे कुर्सी रख के, बेंच रख के, स्टूल रख के आप उस पर बैठ जाएं और अपने दोनों पाँव नंगे करके डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नंगे पाँव रख के ऐसे 40 मिनट बैठे रहें। सिर्फ 40 मिनट के बाद आपका वो जो 0.4 दे रहा था वो 0 पे आ चुका होगा और 0 वोल्ट आप अपने आप को करेंगे। चूँकि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे मोटर न्यूरॉन सेल्स होते हैं, यहाँ से करंट निकलता है, पूरी बॉडी में रिफ्लेक्ट करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करता है और ज़मीन से ये जो हमारे पाँव हैं उसके से निकलता है, ज़मीन की कशिश शकल के साथ अर्थ करता है, जिसकी वजह से हम ज़मीन पे खड़े हो सकते हैं, बैलेंस है, चल फिर सकते हैं, भाग दौड़ सकते हैं, और हम वो कर ही नहीं पा रहे। ये बेसिकली हमारा जो अपना मैग्नेटिक फील्ड है, हमने उस मैग्नेटिक फील्ड को सिंक करना है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के साथ। बिल्कुल करना है, मुझे बिल्कुल भी करना है। तो ये हम लैक करते हैं, मिस करते हैं ये चीज़। हम नेचर और फितरत से बहुत दूर जा चुके हूँ, और नेचर और फितरत से जो भी चीज़ हटती है, अपनी फितरत और नेचर से दूर जाती है, उतना ही कमज़ोर होती है, उतना ही मसाइल का शिकार होती है, चाहे हमारा मुल्क हो, हम खुद हों, या वो जो सॉफ्टवेयर अपडेट जो हो रहा है वो हो, या कोई भी। अच्छा सर, इस हिसाब से तो हम बहुत ज़्यादा प्रोसेस फूड खा रहे हैं, हाँ, ठीक है, जिसमें अभी मैं अक्सर देखता हूँ कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं इनको वो पैकेट वाले नूडल्स मिल जाएं 2 मिनट में बनने वाले। अक्सर माएँ अपने बच्चों को पैकेट वाला नूडल खोल के, चलो बेटा 2 मिनट में इनका खाना बना, पेट भरा, उनको ठुसाया, उनको खिलाती नहीं है, मैं जान के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उनको ठुसाया जाता है कि इसको फटाफट लें आप और फिर जाएं। बच्चों को बहुत तेज़ी से खिलाया जाता है और ज़बरदस्ती माएँ ठोंस ठोंस के खिलाती हैं, और बच्चे जो है ना उसको चबाते कम है, निगलते ज़्यादा हैं, और वो फिर जब खाते हैं तो बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे आपको वीडियो मिल जाएंगी कि ऑपरेशन हुए और उसके अंदर से उसी तरह स्टमक में से नूडल्स और सारी चीज़ें फंसी हुई उसी तरह निकल रही हैं। तो हमें ये चाहिए, माओ को चाहिए, माएँ खुराक क्यों नहीं देती ना, ये कोई खुराक थोड़ी है जो इस पे हम लग गए। और मैदा ख़ास तौर पे, मैदे से बनी हुई जितनी चीज़ें आपकी इस वक्त जो है वो कॉज कर रही हैं, बहुत बड़ा मैदा आपका जो है वो बेशुमार बीमारियों का मजमू है, जिसमें आपका एच पैलोरी, मैदा, मैदे से अल्सर और उसकी ख़राबी, मैदे से मैदा ख़राब हो रहा है और हमारा स्टमक इशू हो रहा है, स्टमक प्रॉब्लम हो रही है, अल्सर आ रहा है, एच पैलोरी तक जा रहा है, मेंटल डिसऑर्डर तक हो रहा है। उसके बाद यही मैदा जो है वो सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बल्कि वो मैदा सुबह नान उठ के जो खाते हैं किसके हैं, मैदे के बने हुए, जो पूड़ियाँ हम खाते हैं मैदे की बनी हुई हैं, जो डबल रोटी हम खाते हैं मैदे की बनी हुई है, और ये सारा मैदा किसी भी फॉर्म में बेकरी के अंदर जितनी चीज़ें हैं सारी की सारी वो मैदे की बनी हुई हैं। और ये जो इस वक्त एक कॉज कैंसर करने का हमारे यहाँ ये जो डबल रोटी है ये भी है, और हमें उसका पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है। और इसी तरह से समोसा किसका बनता है, उसकी जो ऊपर वाला हर चीज़ ही मैदे की सर, हर चीज़ मैदे की है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये मैदा जो है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में जौ की रोटी, जौ का दलिया तनावल फरमाया। गंदम की रोटी आप वसल्लम ने कभी कभार वो भी खाई है, लेकिन आप वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी मैदे की कोई चीज़ चखी भी नहीं। और हम यहाँ पे उम्मत क्या कर रही है, आज तो हम इस पे चले गए सारे के सारे, सुबह उठे फैन है, मैदा मैदा ही मैदा। यहाँ तक हो गया कि बच्चे जो हैं वो मतलब
पेरेंट्स जाते हैं स्टोर पे, वहाँ पे कहते हैं यार वो सफ़ेद आटा दे देना जड़ा मैदे वर्गा होता है। अच्छा आप वो मैदे जैसा आटा लेके आते हैं पेरेंट्स। वो किस लिए लेके आते हैं कि जी बच्चे अब दूसरी रोटी खाते ही नहीं खाते, बिल्कुल ठीक। अब ये उसके उसके अलावा आप देखें ना कि इस वक्त बच्चों को हमने जिन बर्गर्स का आदी बना दिया हुआ है, वो बर्गर्स जो है वो उनकी सेहत के लिए क्या प्रॉब्लम कर चुका हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि वो बर्गर जो है वो इस वक्त बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये इस वक्त सारे के सारे उनको इस कदर एडिक्ट कर चुके हुए हैं कि इस तरह मंशियात भी बच्चों को नहीं लगी जितनी ये मंशियात से ज़्यादा ख़तरनाक काम ये कर चुका हुआ है और कर रहा है। किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएं और आप लोगों को देखें, उनकी ट्रॉलियों के अंदर इतने इतने बड़े पैकेट जो है ना, वो पता कौन से मिलेंगे? कौन से? फ्रेंच फ्राइज फ्रीज हुए फ्रोज़न फूड में अंधाधुंध लोग लेके ट्रालियों में घरों को जा रहे हैं और ले जाकर वो अपने बच्चों को वो फ्रेंच फ्राइज, आलू के चिप्स जो हैं वो बने हुए या खुद घर में काट काट के खिला रहे हैं। एक फ्रेंच फ्राइज इस वक्त एक सिगरेट के बराबर इफेक्ट कर रहा है बॉडी पे। एक फ्रेंच फ्राई एक सिगरेट के बराबर। रिसर्च पेपर, जो रिसर्च पेपर छपे, मैं वहां से बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं कर रहा। तो फ्रेंच फ्राइज जो हम लोग फ्रेंच फ्राइज खुद भी नहीं, उसमें तो सिर्फ बच्चे थोड़ी खाते हैं फ्रेंच फ्राइज, बड़े भी खा रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, तो सारे खा रहे हैं, तो सारे प्रॉब्लम तो हो रही है ना। तो ये सारी इसी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। आलू को चेक करें, आलू की फसल को पूरे 1 एकड़ को इतनी खाद किसी और को नहीं लगाई जा रही जितनी आलू की फसल को लग रही। 12, 14, 16 बोरी खाद लगती है। तो आलू जहर बन गए इतनी खाद लेके। जाहिर है क्या करेगा वो जो हमारे दौर में छोटे छोटे आलू गोल गोल हुआ करते थे और उबाल कर उनको माएँ पकाया करती थी, वो कहाँ के गए? सर वो तो बीज का फर्क भी है, हाइब्रिड बीज भी तो अब आ गया। ऊपर से रही कसर खाद ने कर दी, ऊपर से रही कसर हमने स्प्रे करके कर दी। आपको पता चावल में कितना आर्सेनिक आ चुका हुआ है, और आर्सेनिक जो है वो कैंसर कॉज कर रहा है। वही चावल, वही आर्सेनिक जो है वो आपकी ब्रायलर मुर्गी के अंदर है, जो बुलाती मुर्गी है उसके मुर्गी के अंदर किस तरह? जो उसकी पोल्ट्री फीड है उसके अंदर आया हुआ है। नहीं, पोल्ट्री फीड आती है, वो उसको मेटाबोलाइज कर लेती है, उसका मेटाबॉलिक सिस्टम उसको कर लेता होगा, क्या कर लेता है? इवैक्यूएट कर देता होगा, उसको डिटॉक्स कर देता होगा। देखिए हम बहुत सारी चीज़ें इस तरह, मछलियाँ जो हैं, मछलियाँ हर तरह की खुराक खाती हैं, इतनी इतनी टॉक्सिक चीज़ें जो मछलियाँ खा लेती हैं, हम उसके बाद हम कहते हैं ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि आप इसी मुर्गी को, जो जिस ब्रायलर के हम बड़े दिलदादा हैं, आप इसमें से इसके को 5, 7, 10 चूज़े लेके आए और इसको घर में रख के पालें। आप इनको नेचुरल फूड दें, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो सारे दें, और ऑर्गेनिक फूड पे रखें, तो ये 1 साल भी आपने घर में रख, पूरा 1 साल भी कर लिया ना, तो 1 साल के बाद भी आप उसको लाल करते हुए सोचेंगे यार अभी इसमें से किलो गोश्त नहीं निकलना। और ये जो ब्रायलर फॉर्म के अंदर ब्रायलर की जब शुरुआत हुई थी तो ये 2 डिफरेंट ब्रीड्स को, हाँ 2 डिफरेंट ब्रीड्स ली गई थी ब्रायलर की, और एक नई उसकी नस्ल बनाई गई थी, जिसकी खासियत ये थी कि ये बहुत कम टाइम में बड़ी हो जाती है। तो ये करेगी, ये वेट उठा लेगी। ये आपको पता है कंट्रोल शेड में 21 दिन में 1.5-2 किलो की तैयार होके आ रही। वो तो सर जब उसको ओवर प्रोटीन दे देंगे, उसको ओवर कार्ब्स देंगे, उसको ओवर कोलेस्ट्रॉल देंगे, तो वो तो उसमें डिपॉजिट होगा उसकी बॉडी में, वो मैसिव होगी। तो जो उसकी फीड है, उसका जो रोल है उसके अंदर, वो प्ले तो हो रहा है ना। तो वो ज्यादा रोल जो है वो उसके ऑर्गन्स पे आएगा या उसके मीट पे आएगा? पूरी बॉडी पे आएगा उसके। क्यों नहीं मीट में स्टोरेज कितना होगा? अगर हम मुर्गी का गोश्त लेके उसको अंडर द माइक्रोस्कोप गुजारते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या चीजें देखने को मिलेंगी? हम मुर्गी खाते किस लिए? प्रोटीन के लिए, मोस्टली प्रोटीन के लिए। इसमें प्रोटीन है, प्रोटीन सर हर चीज़ में प्रोटीन होगा जिसमें वो प्रोटीन है। प्रोटीन की क्वालिटी का फ़र्क हो सकता है, उसके एसेंशियल मिनरल्स का फ़र्क हो सकता है। अच्छा, प्रोटीन होगा उसके सबसे जो सस्ती पाकिस्तानी अवाम को ख़ास तौर पे जो प्रोटीन अवेलेबल है वो पोल्ट्री से ही है। हम बेशक जितना मर्ज़ी देसी अंडे को डिफेंड कर लें, हम जितना मर्ज़ी वलायती अंडे को बुरा कह लें, मगर जो सोर्स ऑफ प्रोटीन है, अंडे की सफ़ेदी, जो फार्म वाला अंडा है, बेशक वो मुर्गी का मेंस्ट्रुएशन वेस्ट है, बेशक वो उसमें हार्मोनल इशू है। मैं इस वक्त सर बात करूँ प्रोटीन सोर्स की, प्रोटीन सोर्स उसका पूरा होगा, प्रोटीन सोर्स उसका तो है। जो आपने उसकी बाकी चीज़ का भी जिक्र किया, वो बॉडी में जाके क्या करेगा पेशेंट को, किसी भी बंदे को? उसके अंदर उसका फैट में स्टोरेज नहीं ना आ रहा, वो उसका स्टोरेज होगा उसकी योक के अंदर, मोस्टली योक के अंदर इशू होगा। हाँ, मैं प्रोटीन, मैं एग वाइट की बात कर रहा हूँ। एग वाइट का कोई ऐसा डिफरेंस नहीं रहेगा। ये थ्योरी भी अब खत्म हो चुकी हुई कि वो जो कहते थे ना कि अंडा
सफ़ेदी लें और जर्दी ना खाएं। अब तो उन्होंने भी खाना शुरू कर दिया कि दोनों चीज़ें खानी चाहिए थी, गलत था ये, हमने इसको सफ़ेदी वो अलग सर कर उन्होंने दी, डिपेंड किया ना कि जर्दी अलग उन्होंने कर दी। डिपेंड इस चीज़ पे करता है ना कि उन्होंने किस सर्कमस्टांसेस में खानी है। ठीक है, अब जो सफ़ेदी है, अगर कोई बंदा वेट लूज़ कर रहा है, वो सफ़ेदी लेता है, उसको 4 ग्राम प्रोटीन मिलती है सफ़ेदी से कमोबेश, और 17 कैलोरीज मिलती हैं। अगर वो योक लेता है तो उसको 4 ग्राम प्रोटीन ही मिल रही है, मगर वो तकरीबन 65 टू 80 कैलोरीज पे चली जाती है बात। अच्छा, बात ये है कि हमने अंडे को देखना है। अंडा वो है जिसमें से अगली नस्ल बने। नहीं, वो ये जो कौन सा फार्मी है? अंडा है उसमें तो नस्ल बन ही नहीं सकती ना, तो वो तो फिर- मेंस्ट्रुएशन वेस्ट है या, उसका। तो फिर वो अंडा तो ना हुआ ना। अंडे जैसा कोई तख्लीक किया गया, उसमें अंडे वाली वो क्वालिटी तो वो नहीं आएगी जो हमारे हेल्थ और हमारे सेहत को बेहतरी की तरफ लेके आए, ना कि हम खा के अपनी नेचर और उसमें बिगाड़ पैदा करें। अंडे की जो सफ़ेदी है, अंडे की सफ़ेदी डायरेक्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बात यह है कि ये मुर्गी बीमार कर रही है लोगों को। जो अपनी टांग पे नहीं खड़ी होती, उसके लेग पे इसके लिए हम लड़ रहे हैं ना, लड़ते हैं और हम कहते हैं ये खाना है। आप जो कैलोरीज की बात करते हैं ना, ये वो कैलोरीज की बात है जो गोरे की वो थ्योरी है जिसके अंदर वो कम कैलोरीज और हाई कैलोरीज की बात करता है कि आप हाई कैलोरीज ना लें, लो कैलोरीज पे रहें। मैं ये कहूँगा कि जो जहाज़ है उसके अंदर जो पेट्रोल है, अगर हम ये जो हम मोटरसाइकिल गाड़ी में डलवाते हैं, ये उसमें डालें तो क्या वो रनवे पे उसी स्पीड से दौड़ सकेगा, फ्लाई कर लेगा, टेक ऑफ करेगा? और उसका पेट्रोल जो ईंधन है वो जरा हाई लेवल का है, वो इसमें डालेंगे इस तरह तो बात फिर बनेगी। हम कार्निवोर्स हैं, हंटर एंड गैदरर थे ना हम लोग, हम तो गोश्त खाने के लिए बने। दैट इज द रीजन वी हैव केनाइंस, हमारे जो दांत हैं। नहीं ये तो किसने कहा कि हम लिटरली कार्निवोर। नहीं सर, नहीं। ठीक है, किसने कहा हम गोश्त खाने के लिए बने? गोश्त तो हमें हफ्ते में एक आध दफा कभी मैसर होता था किसी दौर में। हम ज्यादातर कभी शिकार मैं करना, अभी की बात नहीं कर रहा, मैं इब्तदाई इंसानी की बात कर रहा हूँ। मैं इससे पहले की बात कर रहा हूँ, जब हमने काश्तकारी स्टार्ट की, जब हमारे एग्रीकल्चर से पहले की बात कर रहा हूँ। इंसान जब तो इंसान उस तो वक्त फलों इंसान में तब था शिकार ही करता था सर, उस पहले। वक्त फलों में था, शिकार तो बहुत कम था। सर फल कौन सा अवेलेबल था सर? तब जो बनानास थे, वो आज के जो बनाना थे वो जमीन आसमान, सारा कुछ तो जीएमओ है अब। सर अब तो हम जितनी भी मार्केट से चीजें ले लें, जितनी भी हमने चीजें ले लें, सारी की सारी जीएमओज हैं। एक भी आपको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं मिलेगी। आप गंदम ले लें, 1960 में आखिरी दफा देखी होगी गंदम, उसके बाद जीएमओ। कितनी हाइटेड थी, ठीक है, इसकी निस्बत कितनी हाइटेड थी? मैं वही आपकी बात को इंडोर्स कर रहा हूँ कि अगर हम करें तो अभी हमारे पास जो लिमिटेड सोर्सेज हैं, देखिए मुर्गी जो है, अगर उसको एकदम हम बिल्कुल बंद कर देंगे तो दूसरी मुर्गी पे आ जाएंगे, उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फ़र्क हो सकता है उसके अंदर, उसमें फैटी एसिड्स का फ़र्क हो सकता है, मगर द सोर्स ऑफ प्रोटीन जो कि हमारे बच्चों को चाहिए, पाकिस्तान में 80+% लोग जो हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंसी का शिकार होंगे पाकिस्तान के अंदर, उनको प्रॉपर प्रोटीन नहीं मिलता। सो दिस इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन तो एक चीज़ तो पूरी हो रही है ना वहाँ से, तो अगर एकदम हम आप चिकन भी बंद कर सर दें, नहीं हो रही, प्रोटीन पूरी नहीं हो रही। वहाँ पे जो बीमारियाँ आ रही, हम सिर्फ एक प्रोटीन को ना देखें कि प्रोटीन आ रही, उससे जो मसाइल लोगों में पैदा हो रहे हैं, चिकन खाने वाला, चिकन कढ़ाई, उसके बाद चिकन के टिक्के, मुख्तलिफ चीज़ें जितनी हम ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, ये सारी की सारी हमारे स्टमक के साथ क्या कर रही हैं? एसिड एसिडिटी तजाबियत पैदा करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं, और उसके बाद हमारा केस बिगड़ता हुआ उसी मैदे से हम मुख्तलिफ दवाइयों और अल्सर की तरफ गए, और फिर हम एंटा एसिड मेडिसिन के ऊपर गए, और उसके बाद फिर हमारा एच पैलोरी तक काम चला गया, और हम सिर्फ इस चक्कर में कि ये जी ठीक है मुर्गी हमारे लिए। सर जो प्रॉब्लम है वो हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। एसिड, अगर हमारे स्टमक में जो एसिड है उसका पीएच लेवल क्या होता है? 7 स्टमक में जी, स्टमक का पीएच लेवल 7 नहीं होता सर। जो हमारी बॉडी का आना है ना, बॉडी का पीएच लेवल 7 के करीब होता है, और स्टमक का कितना होता है बोला? स्टमक वाला जो उसमें जो गैस्ट्रिक एसिड एसिड जो आ रहा है ना आपका अपना जो नेचुरल आ रहा है, वो इतना का तेज और इतना डेंजरस है, 1.5 होता है तकरीबन। अगर वो किसी और चीज़ पे लगे। लेकिन अल्लाह ताला ने हमारे स्टमक के अंदर वो जो गैस्ट्रिक लेयर लगाई है, वो इतना प्रोटेक्टिव किस्म की लगाई है, लेकिन ये जो बाहर से हम चीज़ें खा के उससे एसिड से हम उस लेयर को जो है ना वो डैमेज कर रहे हैं, हमें उसका अंदाज़ा नहीं। सर एसिड की क्वालिटी डाउन हो रही है हमारी, स्टमक एसिड की क्वालिटी, अगर वो उसका पीएच लेवल डाउन जाएगा, यानी कि जैसे वो 1.5 पे है या 2 पे आ गया, हमें डाइजेस्ट करने में मसला होगा,
मैं आपको ऐसे बंदे दिखा रहा हूँ एक दिन में 12 रोटियां खा जाते हैं और वो बिल्कुल दुबले पतले होंगे, बंदा कहता है ये गई कहाँ पे। उनका जो स्टमक एसिड है, स्टमक एसिड बहुत स्ट्रांग है। अच्छा, कुरान हमारा क्या कहता स्टमक, है? कुरान इसमें क्या कहता है? जो आपने अभी 12 रोटियों की बात की, कुरान क्या कहता है? कुरान में एक आयत है जो कि सेहत का मोटो है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 है कि कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ और पियो और इसराफ, हद से तजावज़ न करो, अल्लाह ज़्यादा खाने वालों को, बार बार खाने वालों को पसंद नहीं फरमाता। एक नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि पेट भरकर ना खाओ और खाने पर खाना ना खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। तो हम अगर इस वक्त ज़्यादा खाने वालों में, आप सल्लम ने से साहबा ने पूछा कि यार सल्लम ये फरमा दी, ये इसराफ, हद से तजावज़ कैसे, कहाँ होगी, हमें कैसे पता चलेगा? तो आपसे फरमाया कि मोमिन उस वक़्त खाने पर बैठता है जब उसे इंतहा की भूख लगती है, और उस वक़्त खाने से हाथ खींच लेता है जब भूख अभी बाकी होती है। सर हम इस वक्त इस चीज़ की बात ही नहीं कर रहे कि भूख की इंतहा, हम इस वक्त स्टमक एसिड की बात कर रहे हैं। स्टमक एसिड जो है उसकी क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो वो आप जो मर्ज़ी चीज़ ले लें वो उसको फ़ौरन डिज़ोल्व कर देगा। ठीक है, ठीक है। और जो मोस्टली एसिड रिफ्लेक्स होता है लोगों को, वो आपका जो स्टमक एसिड है उसकी क्वालिटी लो होने की वजह से होता है। क्योंकि जैसे लेट्स सपोज मैं आप एक तेज़ाब की बोतल लाता हूँ मैं, जो तेज़ाब बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसके अंदर मैं किसी चीज़ को डाल देता हूँ, तो अगर तो वो उसको फ़ौरन ही उड़ा दे, फ़ौरन ही उसको डिज़ोल्व कर दे, तो वो ठीक रहेगा। और अगर उसकी तेज़ाब की जो क्वालिटी है वो ख़राब है, क्वालिटी तेज़ाब की ख़राब होगी, कम एसिडिक हो गया, वो हमने उसके अंदर उसको डाल दिया किसी चीज़ को, तो वो उस तरह डिज़ोल्व नहीं होगी, वो अंदर ही फिरती रहेगी, वो इरिटेट करेगी, वो जाके आगे स्टमक लाइनिंग को ख़राब करेगी। तो जब किसी के मैदे में थोड़ी सी जलन या बर्निंग होती है या उसके कोई मसला होता है, तो वो जब जाकर जो दवाई लेता है मेडिकल स्टोर से या डॉक्टर से लेता है, तो आपने अभी तेज़ाब की मिसाल दी, वो तो एल्कलाइन करता है ना, वो तो बिल्कुल ही गलत करता है। वो सुपर एल्कलाइन, वो पॉइंट जो ओमिप्राज़ोल वगैरह बिक रहे हैं मार्केट में, उनका पीएच लेवल देखें तो तकरीबन 9 है उनका पीएच लेवल। तो वो ओमिप्राज़ोल की वजह से, एसिड से ही एंटा एसिड है ना। जी, तो जी। जब वो ऐसे ही है कि जैसे आपके हाथ पे या पाँव पे तेज़ाब गिरे और उसके बाद कोई कहे कि यही तेज़ाब इसके ऊपर कॉटन के साथ थोड़ा थोड़ा लगाते रहो तो आपका ज़ख़म ठीक हो जाएगा, तो ज़ख़म तो हर टाइम पे हरा भरा करते रहेंगे और बिगड़ता रहेगा। एसिड स्टमक के अंदर रहेगा, ठीक है। जब एसिड रिफ्लेक्स होता है तो आपकी एसोफेगस में आ जाता है, आएगा, बिल्कुल एसोफेगस गट खुलेगा तो वो ना, जितनी गट खुला, जितनी उसने reflect तकलीफ मार हो दी। रही होती है, वो जितना उन्होंने एल्कलाइन करना होता है, उन्होंने सिंपल उस एसोफेगस को एल्कलाइन करना है उन्होंने, मगर हमारी मजबूरी हम साथ स्टमक भी एल्कलाइन कर देते हैं। जी बिल्कुल कर। ठीक है। तो अगर एसिड क्वालिटी हमने बेहतर एसोफेगस में नहीं करनी, जो इसकी जो एसिड क्वालिटी है वो हमने बेहतर करनी है स्टमक के अंदर। बिल्कुल तो सही। स्टमक की एसिड क्वालिटी अगर बहुत अच्छी है तो चिकन खाने से या कोई भी ऐसी आपको गोश्त खाने से मेरा नहीं ख्याल कि आपको वो मसला होगा। आपका ख्याल है ना कि नहीं होगा। हम प्रैक्टिकली डेली पेशेंट देख रहे हैं, हमें रिसर्च पता है कि नहीं है वहाँ इस से पे। कितने लोग मसाइल, एप्पल साइडर बीमारियां आ विनेगर रही। पी रहे हैं। एप्पल साइडर विनेगर क्यों पीते हैं लोग सुबह के टाइम? तो आपको पता है ये ठीक है उनके लिए, सबके लिए ठीक है, जिस तरह हम लगे हुए हैं। जी, इसी तरह जिस तरह आपने पहले वो मिसाल दी है कि वो सब सबके पे लिए नहीं ठीक आती। नहीं है, जी, सबके लिए नहीं है। और लेकिन मतलब एक यहाँ ना एक माइंड सेट बनता है, एक ट्रेंड आता है, जी। एक ट्रेंड आता है, जी, मोरिंगा मोरिंगा हो गई, मोरिंग बिल्कुल ऐसा ठीक ही है। है। एक ट्रेंड आया, अब चिया सीड होना अब शुरू हो गया। चिया सीड्स की बात कर लें सर। चिया सीड हमारा जो है ये, इसकी तासीर क्या है? सर हम नेचुरोपैथी में देखते हैं कि वो तासीर किस में जाता है। तो हमें से तो तंदुरुस्ती का जो मिजाज है ना, हम मिजाजों के ऊपर देखते हैं, हम कैलोरीज पे नहीं देखते। नहीं, मैं कैलोरीज नहीं, मैं उसकी हमने ये देखना है कि मैं मिजाज तासीर के- की बात हाँ, की। तासीर क्या है, कौन सी चीज़ कैसे तासीर रखती है, तो और बॉडी के अंदर उसका रोल प्ले चिया क्या सीड ज़्यादा बेहतर हैं या हम जो अपना तुख मलंगा जो हमारा देसी है यहाँ पे वो ज़्यादा बेहतर है? सर दोनों ही अपनी अपनी जगह पे बेहतर हैं, बट डिपेंड करेगा कि किसको किस वक्त कौन सी चीज़ बेहतर है। ओके, तो इनमें डिफरेंस कितना है चिया सीड्स में और बेसल सीड्स में? तुख मलंगा को खास फर्क नहीं है? कोई खास नहीं होगा, लेकिन सिर्फ ये है कि देखें, फर्ज करें कि आपको ठंड लग रही है, जी, तो आपको उस वक्त क्या आप सारी चीज़ें खा सकते हैं? आप तो ठंडी चीज़ें या जिनकी तासीर ठंडी है वो नहीं खा सकते, बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें लेंगे। यानी हम तिब या नेचुरल के अंदर जो बात करते हैं ना नेचुरोपैथी में, वो ये है कि जो होता है, जो मिजाज होता है, उस मिजाज का क्रॉस डालना है, दूसरी तरफ जाना है।
यानी गर्मी लग रही हो तो हम ठंड की तरफ जाते हैं। आजकल गर्मी है तो लोग लाहौर से उठ के क्यों जाते हैं स्वात और उस तरफ को, कि वहाँ का इन्वायरमेंट क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ ठंड शंड है, थोड़ा सा एंजॉय करते हैं छुट्टियाँ वगैरह। लेकिन जैसे गर्मी लग रही हो तो हम ठंड की तरफ जाते हैं, ठंडी चीज़ों की तरफ जाएंगे, और जब ठंड लग रही होती है तो हम ठंडी चीज़ों के बजाय हम गर्मैश और गर्मी की तरफ जाते हैं। क्रॉस डालना होता है। मरीज़ का किसी भी बीमारी के अंदर जो मिजाज है उसका, उस मिजाज को आपने क्रॉस डाल लिया तो आप कामयाब और मरीज़ आपका ठीक हो जाएगा। फिर तमाम बीमारियां कोई भी हो, नज़ला जुकाम से कैंसर तक, वो उसकी ठीक हो सकती हैं। लेकिन मिजाज को देखना है। अब फिर उसको ग़िज़ा को भी साथ देखना है कि वो किस तरह की ग़िज़ा, कौन सी चीज़ें लेगा तो फिर वो उससे बाहर निकलेगा, और कौन सी चीज़ें हैं जो इस केस में उसके लिए नुकसानदेह होंगी। लेकिन ये एक नेचुरोपैथ जो होता है, जिसको आप नेचुरलिस्ट कह लें, वो बेहतर जानता है, वो समझता है। वो कैलोरीज़ का नहीं है, वो कैलोरीज़ के तरफ नहीं जाता, उसकी सोच कैलोरीज़ पे नहीं है, वो मिजाज देखता है। वो मिजाज देखता है कि इस चीज़ का मिजाज क्या है। आप कैलोरीज को क्या देखेंगे? मिसाल के तौर पे लोग जो है इस वक्त बहुत सारे स्टमक के इश्यूज़ के अंदर जो है वो दही का इस्तेमाल, या आपके हेपेटाइटिस और लिवर प्रॉब्लम है और उसके अंदर वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समझते हैं कि मतलब जो उनका डाइजेस्टिव ट्रैक है उसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी खुश्की का एलिमेंट होता है। गर्मी खुश्की बहुत बढ़ गई होती है और उसकी वजह से उनके अंदर एक लावा टाइप जो है वो होता है। सुफरा बाइल उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होके वो बॉडी के अंदर रुक रहा होता है, घूम फिर रहा होता है, वो बॉडी से लैमिनेट नहीं हो रहा, स्प्लीन सेकंड सेक्रेशन का अमल नहीं कर रही होती, तो उसकी ज़्यादती हो गई होती है। तो उसमें मरीज़ जो है वो कहता है मेरे पाँव पे पानी डालो, मेरे हाथों पे सेक निकलता है, उसको हीट फील हो रही होती है। तो हीट फील में कभी भी किसी भी सूरत में नहीं है कि आप उसके ऊपर जो है वो ठंडी चीज़ें डाल दें और उसको क्लियर कर लें। मतलब वो कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं मैं आइसक्रीम खा लेता हूँ, पेशेंट आगे मुझे कहते हैं मैंने आइसक्रीम खाई ठंड पड़ गई, कुछ कहता है मैंने फ़लाँ चीज़ ले ली, कोई कहता है मैंने फ़लाँ ठंडी चीज़ ठंडा दूध ले लिया, कुछ भी कर लिया। सर एक चीज़ है, ड्राइव आप भी करते होंगे, गाड़ी बहुत सारे लोग चलाते हैं और बहुत सारे लोगों के पास गाड़ी मौजूद है। अगर गाड़ी गर्मियों में ड्राइव करते हुए आप लॉन्ग ड्राइव पे हैं, अगर आपके उसके ब्रेक पैड जो हैं वो अगर हीट कर जाएं, उसको गाड़ी को आप रोकेंगे और लोग बड़े बड़े ट्रक जो है वो लाइनों में खड़े होते हैं और वो वेट कर रहे होते हैं कि ये अब खुद ब खुद वापस अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आए और फिर हम उसको हीट कम हो जाए, नॉर्मल हो जाए, तो फिर हम ड्राइव करेंगे, वरना ब्रेक पैड उठ जाएगा, ब्रेक फेल हो जाएगी। ठीक हो गया। और हम भी अपनी गाड़ी जो है उसी तरह ही रोकेंगे और करेंगे। लेकिन अगर वो कोई ऐसा हो जो नहीं समझता और वो कहे कि ब्रेक पैड गर्म हो गए, हीट कर गए हमें, तो इसके ऊपर ना ठंडा ना सही सर, ताज़ा जो पानी आपके पास है उस वक्त आप उसके ऊपर वो पानी डाल दें, वहीं पे वेल्ड हो जाएगा ना, प्रॉब्लम करेगा। तो यही काम कभी हमने सोचा है कि वहाँ तो गलत है और यहाँ हम अपने अंदर गर्मैश में कितनी ठंडी चीज़ें डाल रहे हैं और हम अपने साथ क्या कर रहे हैं। लिवर आपका हार्ड हो जाएगा, लिवर हार्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जिसको भी ये मसला है लिवर का, या हेपेटाइटिस हो गया उसको, या मैदे में इस तरह तकलीफ है, तो वो दही ना खाए। दही उसके लिए नहीं है, चावल उसके लिए नहीं है, आलू उसके लिए नहीं है, गोभी उसके लिए नहीं है, मटर उसके लिए नहीं है, पालक उसके लिए नहीं है, बैंगन उसके लिए नहीं है। ठीक है, ठीक है। इससे अलावा जो बाकी सब्जी हैं, अच्छा वो कमेंट आ जाएगा नीचे कि ये सारा कुछ तो रोक दिया है। ओ भाई, रोका सारा कुछ नहीं रोक रहे, हम आपको ये भी तो कह रहे हैं कि आप कद्दू, टिंडे, घिया तोरी, मूली, गाजर, शलजम, पेठा कद्दू, भिंडी तोरी, ये भी तो सब्जियां ना, आप इनकी तरफ आ जाएं। नहीं वो नहीं ना आना सर, वो मज़े की नहीं लगती लोगों को, मज़े की नहीं होती। हाँ ये बात ठीक है। ये सिर्फ जो एक पॉइंट है ना हमारा, हमें खाना मज़े का नहीं लगता, इस पॉइंट की वजह से ही हम ये जो आज सेडेंटरी लाइफस्टाइल में बैठे हैं, यही सबसे बड़ी रीज़न है। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट हमें खाने में मज़े की लगती हैं, मगर वो हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। देखें, मैंने ये कंफर्म एक बात कर रहा हूँ, 32 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। जी। इसमें मैंने ये देखा है कि जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कद्दू नहीं खाया ना जी, या उसको तवज्जो नहीं दी या मुंह बनाया या कहा जी मैंने नहीं खाना, ये कौन खाता है, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुझे कंफर्म उन लोगों का पता है कि वो आगे चल के कहीं ना कहीं किसी दौर में किसी ऐसी बीमारी में जाके फंसते हैं और वहाँ पे फिर जब निकलने के लिए उसको कोई लाइलाज कह के जवाब दे देता है तो फिर कद्दू से उनकी इब्तदा होती है। तो फिर मैं कहता होता हूँ अभी ये कद्दू जो नहीं खाया ना, अब खाना पड़ेगा, जितना नहीं खाया अब उतना खाना पड़ जाएगा आपको। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे मरगूब और फेवरेट ग़िज़ाओं में कद्दू जो है वो टॉप पे था और हम यहाँ खाते नहीं हैं। हम कहते हैं ये कौन खाए, ये कोई खाने वाली चीज़ है।
नहीं, उसमें हम उसकी तासीर नहीं देखते, हम उसका फ़ायदा नहीं देखते सर कितना देखें, ज़्यादा है। कद्दू गोश्त बहुत अच्छा है, अच्छा। ठीक है। उसी गोश्त में अगर हम दूसरी चीज़ें देख लें और बड़ी सारी, जैसे शलजम गोश्त है, आप कश्मीरियों को देखें, शलजम गोश्त वो खाते हैं कि नहीं? बहुत मज़े का भी होता कितना है सर। कमाल का बनाते हैं वो। सर बनाते ही आई लव इट। मेरे कोई तो कश्मीरी देख रहा हो तो भूख लग तो गई वो है। कहेगा कमाल है। सर मैं खाता हूँ उन चीज़ों को, घर में खुद भी बनाई जाती। अच्छा, उसके बाद आ गया आपका मूंगी की दाल, छिलके वाली बनी हो, बहुत अच्छी, ये प्रोटीन सोर्स भी है आपका। जी। आपके काले चने शोरबे वाले बने हुए हैं तो उसका शोरबा इनटेक करें, प्रोटीन बेहतरीन सोर्स है। ज़रूरी नहीं कि हम वो ब्रायलर मुर्गी पर जाके प्रोटीन लेंगे, हमें ये भी पता होना चाहिए यहाँ से भी प्रोटीन मिलेगी काले चने भुने हुए। ना। काले चने पकाने हैं सालन में शोरबे वाला, तो आप उसका शोरबा बना हुआ हो तो आप उसका शोरबा इनटेक करें, चनों का सूप क्या लें, ठीक है। शोरबा क्या लें, तो तो वो बेहतरीन अच्छा सोर्स है सोर्स ऑफ प्रोटीन है। बेहतरीन सोर्स है। उसके अंदर वो केमिकल और मुख्तलिफ चीज़ें जो भी उसमें आ रही हैं वो तो कम अज़ कम यहाँ नहीं है ना, ये चीज़ें फ़र्क करेंगी। सो हमें वो देखना पड़ेगा कि किस वक्त किस प्रॉब्लम में, किस चीज़ में कौन सी चीज़ हमें खानी और कौन सी चीज़ नहीं लेनी। मालिश का इंतखाब करते हुए जो है ना, ये बड़ा सोचना पड़ेगा कि हम अपने अपने आप को, अपनी बीमारी को किन लोगों किसके स्पुर्द कर रहे हैं, कौन हमें ये जो है वो ठीक करेगा, निकालेगा, जो जिसको हम मालिश कहते हैं, इलाज करने वाला। तो सर उसमें 5 क्वालिटीज़ होना बड़ी ज़रूरी है उस मालिश में। जी जी। नंबर 1, उसको अपनी तशखीस डायग्नोज करना खुद आता हो, नंबर 1। नंबर 2, वो अपनी दवाई बनाना जानता हो, यस। नंबर 3, उसको ग़िज़ा का पता हो। नंबर 4, उसको परहेज़ का पता होना चाहिए। नंबर अगला कि उसको उसके इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंजिंग जो होती हैं उसकी सराउंडिंग में, उसकी बॉडी के अंदर की, बाहर की, ये सारी चीज़ों पे उसकी प्रॉपर अबूर हासिल हो और वो समझता हो। वो ऐसे करके नब्ज़ पे हाथ रखे तो वो बता दे कि आपने चावल खाए हैं आज, आपने फलां किया। ये सर आपकी बात सुन के ना मुझे किस्से कहानियाँ याद आ गई कि हमने सुना था छोटे होते अपने बड़ों से कि साढ़े दौर 'ਚ हकीम ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਖਾਧਾ है ਤੁਸੀਂ। तो दैट वाज द ट्रू नॉलेज। आपको हम आज हॉस्पिटल्स में जाते हैं, हमें स्कैन कराना पड़ता है, हमें बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मगर वो जो एक नॉलेज होता है जो यूँ रखता है, कहाँ मिलते हैं सर? ये अब किधर रह गए हैं? ये जो टेक्नोलॉजी है ना, जिसको हम टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, जितनी तबाही और बर्बादी ये फेर के बैठी हुई है, हमें इसका अंदाज़ा नहीं है। वर्ड में रिसर्च पेपर छप गया, डॉक्यूमेंट बन गया, वो जर्नल्स में छप गया। रिसर्च पेपर आपको पता है ऐसे नहीं छपते ना, जर्नल्स में जब छपते हैं तो क्या होता है, फिर वो जब छप जाता है तो फिर वो पब्लिक डॉक्यूमेंट, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है। वो डॉक्यूमेंट चीख चीख कर कह रहा है, ये जो आपने बात की ना स्कैन और इन चीज़ों की, देखें सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन, फेब्रोस्कैन, उसके बाद आ गया आपका जनाब मैमोग्राफी, उसके बाद आ गई आपके जनाब एंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी, और उसके बाद बायोप्सी। ठीक है इट्स नॉट अ डायग्नोस्टिक टूल्स। सर, बायोप्सी से तो पता चलता है ना कि कैंसर है बंदे को या नहीं है, तो बायोप्सी करवाना बड़ा क्योंकि उसने तो निकाल लेना है। सर बड़ा पता चलेगा। ये ऊपर हमारे यहाँ शहद की मक्खियों का छत्ता लगाओ, हम दरख्त के नीचे बैठ के रोज़ाना खेलते रहें तो मक्खियाँ कुछ कहेंगी हमें? कुछ भी नहीं। और जब हम छोटा सा एक कैंकर इनको मारें और उसके बाद हम कहें कि अम्मा के पास खैरियत से पहुँच जाएंगे, तो कैसे पहुँचेंगे? ओहो, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को सिस्ट है और उसमें से उसको प्रिक किया है, जाहिर बात है जब वो टेस्ट करने बिल्कुल के लिए, ऐसे ही जब द टेस्ट मोमेंट करना। इसको प्रिक करते हैं वहाँ से सेल्स लीकेज होते हैं, इन्फेक्शन लीक होता है, वो इन्फेक्शन जाता है ब्लड स्ट्रीम के सर अंदर। पहले तो आपने जो उसको छेड़ दिया ना, हाँ पहले जी, तो वो prick गलत कर है, दिया जो पहले तो उसको। वो गलत है। आपने उसको छेड़ दिया और वो इस तरह फैलेगा। मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं, सुने हैं, वो कहते हैं जी इधर से बायोप्सी हुई हाँ जी। और 4 दिन बाद बंदा जो था वो फारग हो गया। इतना डेंजरस हो इतना जाता है? डेंजरस है। और ये डायग्नोस्टिक टूल्स नहीं है, बल्कि वो ये कह रहा है कि इसका कॉज जो है ना ये कर रहा है, कैंसर कॉज कर रहा है, कॉज बाय कैंसर, स्प्रेड बाय कैंसर। और हम किस पे लगे हुए हैं? हम पैसे दे के जाके देखें ना, इस वक्त ये पोजीशन है कि आप एक एंडोस्कोपी करवाते हैं और वो इधर से कैमरा डालता है जी। और वो अंदर से बताता है कि आपका स्टमक जो है उसका व्यू करता है और फिर वो बताता है कैसा है।
और उसके साथ ही वो आपके वहाँ पे एक बायोप्सी भी करता है और आपको छोटे छोटे कट लगाता है स्टमक के अंदर और 5-7 जगहों से छोटे छोटे पीस लेता है और वो निकाल कर वो आपको दे देता है किसी बोतल में डाल के कि जी आप इसको जाएं और इसकी बायोप्सी करवाएं, जाके किसी भी पैथोलॉजिकल लैब में चले जाएं। ठीक है। मैं एक सवाल करता हूँ लोगों से, या उनको सोचना चाहिए कि फ़र्ज करें कि आपने जो शर्ट पहनी हुई है, मैं आपको कहूँ कि ये शर्ट मुझे दें, मैंने इसको चेक भी करना है और इसके चेक करने के मैं आपसे कोई 30-35 हज़ार 40 हज़ार रुपये इसको सिर्फ चेक करने का लूँगा, और उसके बाद मैं कहूँ कि इसकी वापसी भी करनी है तो मैं आपकी शर्ट के ऊपर छोटे छोटे 5-7 कट लगा दूँ, तो मैं उससे भी 10-15 हज़ार रुपये ले लूँ या लगवा दूँ, और आप जब उठकर घर जाएं तो घर वाले आपको कहें कि ये क्या है, ये सुबह शर्ट तो आप अच्छी खासी पहन के गए थे, अब इसको क्या हुआ, ये क्या किया है? तो यानी कि एंडोस्कोपी भी नहीं करवानी चाहिए। सर ये क्या किया ना, कोई पूछेगा आपको, आप उससे कहें कि ये मैंने चेक करवाया तो मैंने इसके पैसे दिए हैं चेक करने के या करवाने के, एंडोस्कोपी लाइक दैट, के मैंने इसको पैसे दिए हैं 30-35-40 हज़ार रुपया के ये करवाओ। नंबर 2, इसके बाद मैंने इसको ये जो सुराख से बने हुए जिसको आप कह रहे हो कि अच्छा नहीं लग रहा, ये मैंने इसका वो जो है ना वो बायोप्सी करवाई है, टेस्ट करवाया, तो आपको कोई कहेगा ਉਹ ਚੱਲਿਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ पागल होए हो, ये तुसी हथों पैसे दे, यानी आपने पैसे देकर इतना खर्चा करके तो आपने ये सारी शर्ट का सत्यानाश कर दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। एंडोस्कोपी आप ये कह रहे हैं कि नहीं करानी चाहिए। जो बाद में वहाँ पे जो वो छोटे छोटे कट लगाए गए स्टमक में और वहाँ से जो पीस निकाले गए, बहुत छोटे ही सही, ये जो कट लगे, ये कट किसने ठीक करने, कैसे होंगे, ये कैंसर काज कर जाएगा या नहीं? कर सकता है अगर कट लगा उसमें और अगर हो गया। अच्छा चले, हम क्या देखना चाह रहे हैं, हम ये देखना चाह, अच्छा इतना कुछ करने के बाद, इतने पैसे लगाने के बाद हमारे पास एक रिपोर्ट आई और डॉक्टर ने उसको लिखा कि क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। ठीक है, तो ये तो बात मैं आपको बड़ी आसानी से एक एज ए नेचुरोपैथ बता देता हूँ, आप कोई भी देखने वाला कहीं भी दुनिया में बैठा है ये उसको चेक कर सकता है, अपनी जुबान का खुद एनालाइज कर लें, उसको एनालिसिस कर लें। कैसे चेक करें कि मैदे का मसला है? यूं आप जुबान खड़ी सामने शीशा रख के आप जुबान उसके करीब जाके आप उसको गौर से देखें। ठीक है, क्या आपकी जुबान पे कट्स हैं, स्क्रैच हैं, अगर स्क्रैचेस हैं, कट्स हैं, या उसके ऊपर वाली जो लेयर है तय बारीक वाली झिल्ली, अगर वो ऊपर से कुछ उखड़ी हुई है, कुछ मौजूद है, इस तरह के कोई सीन नजर आते हैं, तो आप क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में हैं यार, तो जरूरी है कि आपने एंडोस्कोपी करानी है। हाँ ठीक हो गया। तो उसके बाद आ गई कोलोनोस्कोपी। ओके, वो कोलोनोस्कोपी जब उसने करवाई तो उसके भी वो 40-50-60-70 हज़ार रुपये वो पे कर रहे हैं, और क्या देख रहा है वो कि आंतों में अल्सर है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, या उसको जो है वो हेमोराइड्स क्यों है, उसके बवासीर क्यों है, वहाँ पे अंदर कोई मोके मस्से आ रहे हैं, तो वो तो वैसे ही नब्ज भी बता देती है। नब्ज से कैसे पता चलता है सर? थोड़ा सा हमें बता देना। नब्ज तो एक फील्ड है पर सर प्रॉपर, ये देखें, ये आपने जब ऐसे ये 4 उंगलियां आपने ऐसे करके जब इस नब्ज पे यहाँ पे करके इसको रखी, तो ये जो बीट कर रही है ना, यहाँ पे जो ये स्ट्रोक आ रहा है, ये बीट बताता है कि कहाँ नब्ज किस पे पहले स्ट्रोक कर रही है, पहले किस पे फील हुई। अच्छा, ठीक है, उसके बाद इसी पे फील हुई और इसी तक रही, या इससे फील हुई तो यहाँ तक फैली। अच्छा। या यहाँ से यहाँ तक रही, इसके मिड में रही और खत्म हो गई, यहाँ से फैली इधर तक या आगे तक गई। अच्छा। फिर यहाँ 2 को क्रॉस करके इसके मिड तक गई या आगे तक गई, या यहाँ से आगे तक रही या यहाँ तक पहुंची। ये पूरा एक साइंस है सर, इसको समझना पड़ेगा। बहुत कम रह गए आपके पास ऐसे तबीब। मैं वही तो बात कर रहा हूँ ना, बहुत कम रह गए। बड़ों से ये उंगलियां सिर्फ बांसुरी बजाने के लिए नहीं है। तो ये अच्छा, अगर 4 उंगलियों पे फील हो रही है नर्व सर, डिफरेंट है वो, फिर और बात चली जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा, वो और चीज है। लेकिन इट्स जस्ट लाइक आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और फिर उसको आप फील करते हैं। ये देखें, यहाँ पे आप हाथ रखें, ह्यूमन पल्स को आप फील करते हैं, या फील करके। तो सर ये फील करके किस तरह सिखाया जाता है? अच्छा चलें, इसको भी नहीं, फील नहीं, उसकी वो प्रॉपर है कि कहाँ से कहाँ तक होगी, कितनी ऊपर होगी, साइंस है सर, पूरी साइंस। जो सीखना चाहे वो क्या करे, सीख सकता है। जो अभी भी कुछ चंद लोग ही बचे होंगे उनके पास है, उनसे सीखा जा सकता है। कितनी वो हाइट पे है, ऊपर है, मिड में है, या डाउन चल रही है, ये भी है। एक सर ये फॉर्मूला दूध बचपन से ही शुरू हो जाता है बच्चों को, उसकी बड़ी रीज़न ये है कि माओं को लैक्टेशन नहीं होती।
हमारा जो लाइफस्टाइल है, क्या ये एक इसकी रीज़न है कि जो ख़वातीन में लैक्टेशन का इशू आ रहा है? सर पहली बात तो ये है कि जब ये फैमिली प्लानिंग और उस तरह की दवाइयों पे जाते हैं तो वहाँ भी एक प्रॉब्लम शुरू होती है, एक मसला वहाँ भी होता है, हार्मोनल चेंजिंग्स। अच्छा, फिर हमारी खुराक, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, उससे हार्मोनल कंबाइन फैक्टर्स आ रहे हैं। सर बेशुमार हैं, फिर तो उसमें बेशुमार चीज़ें हैं। अब देखें कि एक तो ये जो कि हम हमल के दौरान हम शुरू से ही कैल्शियम और विटामिन्स और मल्टीविटामिन्स के पीछे अंधाधुंध पड़ जाते। अल्लाह ने नहीं पैदा किए हुए आपके लिए फल, मुख्तलिफ चीज़ें, आप उनसे लें ना, डायरेक्ट लें, नेचुरल सोर्स से लें। आप अननेचुरल जो चीज़ें मेरे अल्लाह ने पैदा कर दी हैं और जिस तरीके से कर दी हैं, इंसान उस जैसी एक भी चीज़ बनाने का सोच भी नहीं सकता। बेशक। और इंसान जो उस तरह की चीज़ें बनाने की कोशिश कर चुका हुआ है, बना रहा है, वो सिर्फ पैसा कमाने की हद तक तो शायद ठीक है, लेकिन वो विटामिन्स, मल्टीविटामिन्स उस जैसे हो ही नहीं सकते जो अल्लाह ने पैदा कर दिया आपके लिए। और वो अल्लाह बेहतर जानता है उसकी निस्बत तनासब को, जो वो समझता है। हम यहाँ पे सारे के सारे वहाँ से फिर हम 9 महीने तक खातून को उसमें रखते हैं। आगे चल के अल्लाह देखें, अल्लाह फरमाते हैं कुरान के अंदर बड़ी वाज़ेह आयात मौजूद हैं कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। जी। अच्छा, दूध नहीं आ रहा, कम आ रहा है या नहीं हो रहा, प्रॉब्लम। तो मैं आपको बेहतरीन उसकी नेचुरोपैथिक के अंदर आपको तो चीज़ देता वही हूँ तो सर पूछ रहे कि हैं देखें उन खवातीन को जिनके बच्चे का दूध माँ की छाती से पूरा नहीं हो रहा, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं हो रही प्रॉपर, और दूध प्रॉपर नहीं बन रहा, कम बन रहा है, उनके लिए कि वो बकरे का जो फेफड़ा होता है, अच्छा, वो बकरे जिसको पंजाबी जो फेफड़ा कहते हैं, हाँ जी, फिफरा ही हाँ, वो फेफड़ा जो है वो लेकर उसको पकाकर जो है वो काली मिर्च के साथ उनको खिलाया जाए, काली मिर्च और जीरे के साथ, कमाल का उसका दूध उतरेगा। अच्छा जी उतरेगा। जीरा सफ़ेद ले लें, सफ़ेद ज़ीरा जी, और 1 गिलास आप दूध लें और उस दूध के अंदर आप ज़ीरा सफ़ेद डाल के उसको अच्छी तरह गर्म कर लें और वो छान के दूध जो है, ज़ीरे वाला दूध जो है वो माँ को पिलाएं। अब हम बच्चे के लिए तो दूध ले आते हैं, जी, तो माँ का क्या कसूर है, उसको भी पिलाओ ना। मगर वो दूध जो है वो उसके ऊपर लिखा होता है कि ये माँ के दूध का नेमोल बदल नहीं है, लिखा होता है, लिखा होता है, बिल्कुल लिखा सेकंड ने कहता है ये फार्मूला है, वो दूध भी नहीं है। हाँ जी, वो केमिकल पिला रहे हैं हम केमिकल बच्चे पिला को, और जो वो केमिकल है वो केमिकल कितना नुकसानदेह। सर वो नुकसान उसका यहाँ से शुरुआत है, डे 1 से आपने स्टार्ट कर दिया, जी जी, पैदा होते ही, और वो सर उसको पता कब चलेगा, साथ साथ पता चल रहा है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं कर रहे, अभी गौर नहीं कर रहे। वो जब 50 क्रॉस करेगा फिर पता चलेगा। सर 50 क्रॉस करेगा वो सही तरह से, अगर जो कर गया, सैनिटरी लाइफस्टाइल उससे चल रहा पहले है, नहीं, जो उससे सैनिटरी लाइफस्टाइल चल रहा है ना, कि आप हम तो इसलिए थोड़े से बचे हुए हैं ना कि हमने चले बचपन में कोई थोड़ी बहुत हमें देसी खुराकें मिल गई है, बिल्कुल ठीक है, कोई हमने भी मक्खन देख लिया अपनी जिंदगी में, कोई हमने भी देसी घी जेन्युइन देख लिया, हमने भी बिना टीके लगे भैंसों का दूध पी लिया, हमें तो ये बचत हो गई। मगर जो आज बच्चा पैदा हो रहा है उसको लगाते हैं हम फार्मूला दूध पे, चलो बेटा मुंह खोलो, ये लो, ये केमिकल पियो, उसके बाद थोड़े से बड़े हो जाओ, जब वो थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर हम उसको स्टार्च खिलाएंगे, ठीक अच्छा, है, जो मैदा है, फिर मैदा। सर उसको जब वो और थोड़ा सा बड़ा होगा तो फिर हम उसको नूडल्स ठुसाएंगे, फिर जब वो थोड़ा सा और बड़ा होगा हम उसको बर्गर्स ठुसाएंगे, फिर और तब तक वो खुद इन चीज़ों पे लग चुका होगा। तो क्या वो 50 क्रॉस करेगा? क्योंकि अगर उसने ना तो कोई अपनी हेल्दी एक्टिविटी की, कैरिकुलम उनका ख़त्म है, आज के पहले तो बच्चे फिर खेलते थे, आज के बच्चे मोबाइलों पर लगे, तो जहर वो अंदर लेके जा रहे हैं, एक्टिविटी उनकी ज़ीरो है, 50 क्रॉस करेंगे ये? मैंने इस अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में हम फिर रहे थे, तो वहाँ मैंने उनके बच्चों को देखा, वहाँ पे जो इसराइली बच्चे थे वहाँ पढ़ रहे थे उस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे उनको जब देखा तो उनसे हमने कुछ चीज़ें पूछी उनके वाले से कि ये कैसा लाइफस्टाइल है इनका। सर वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते। अच्छा, नहीं देते, बच्चों को मोबाइल नहीं देते, और अगर कहीं कोई किसी एज में जाके थोड़ा सा देने की जहाँ पोजीशन में आते हैं तो जस्ट उनको बटनों वाला मोबाइल देते हैं, ये टच और ये वाला नहीं देते। अच्छा। फिर उनसे मैंने कुछ और लाइफस्टाइल के बारे में उनसे उनका जो जानना या पूछा, तो वो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को सेव रख के बैठे हुए हैं। सर इन्होंने इसका इजराइलियों ने और यहूदियों ने पूरी दुनिया को एक साइड पे लगाया खुद वो अपने बेसिक पे हैं, बिल्कुल है, ठीक है, हम इधर हम इसको तरक्की समझ रहे हैं और वो उनको पता है कि वो एक ट्रैप में हमें डाल रहे हैं
और हम उसी ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं। यही वजह है कि एक अकेला इजराइल पूरी आब व ताब के साथ वो जुल्म करता है फ़लस्तीन के ऊपर, वो जेनोसाइड करता है वहाँ पे, और तमाम लोग आनियाँ जानियाँ, बाकी जितने मुस्लिम हमारे के ना आनियाँ जानियाँ बस उनकी, कोई प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहा। मैं आपको एक जुमला देता हूँ ना, आप इस पे ज़रा सोचिए। मुसलमानों की आबादी इस वक्त तकरीबन 2 अरब के करीब है, तकरीबन 2 अरब के करीब दुनिया में। 313 की तलाश कर लें इन 2 अरब में से, नहीं मिलेंगे सर, पहले बता रहा हूँ, नहीं मिलेंगे ना। तो जिस दिन हमें 313 हो गए, उस दिन हम नहते भी खाली हाथ भी दुनिया फतह कर लेंगे, और जब तक वो नहीं होते कुछ नहीं होना, ये ज़हन में रखिएगा। दूसरी बात आ गई, किसी भी जी शऊर की वलादत के लिए फितरत जो है, नेचर जो है, वो उसके ऑपरेशन का तस्करा करती है। सर मैं इस पे ना एक प्रोग्राम कर चुका हूँ पहले, उसमें इस वाले टॉपिक के ऊपर ना, कि ऑपरेशन कारोबार है या ज़रूरत है, क्योंकि उस पर फिर वही चीज़ घूम के आ जाती है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, जो आजकल की बच्चियां हैं वो फिज़िकली उतना फिट नहीं हैं, और फिर जब वो डाइटिंग शुरू कर लेती हैं बचपन से ही, मतलब जब 18-20 साल की उम्र में पहुंची हैं, अब शादी के दिन करीब है, तो उन्होंने बिल्कुल ही डाइट ख़त्म कर लेनी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तो लेने नहीं है, कोई न्यूट्रिशन नहीं लेना, और बिल्कुल अपने आप को सुखाने के चक्कर में उन्होंने बेड़ा गर्क कर लेना है अपना। और फिर वो डॉक्टर साहिबा ने ये मुझे बताया, उन्होंने कहा कि फिर इंटरनली ये इतने वीक हो चुके होते हैं, इनका इम्यून सिस्टम इतना वीक होता है कि वो उतना वो डिलीवर कर ही नहीं पाती। फिर वो कहती हैं कि हमें इंजेक्शन लगा दें आप, हमसे वी कैन नॉट हैंडल द पेन, क्योंकि उनकी बॉडी को ना तो फिजिकल वर्क सतह पे ले जाने के लिए एक किरदार और भी है ना उसी का। वो शायद अगर आप उस इल्म में होता, बस डॉक्टर को पूछते कि आप उसको कैल्शियम पे क्यों लगाते हैं अंधाधुंध 9 महीने, उसके अंदर इतनी ठंड पैदा कर देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी ना रहे उसको कैल्शियम। ये चूना कली पीस के खिलाया जा रहा है सर, कैल्शियम ये है। ये जो कैल्शियम के हमें मिलता है जी, कि कैल्शियम हमें अक्सर एडवर्टाइजमेंट में भी मिलता है, ये इसमें कैल्शियम है और ये आपकी बोन के लिए बड़ा स्ट्रांग है। कैल्शियम का ताल्लुक है बोन के साथ, कैल्शियम कंबाइन करता है, कंबाइनिंग एजेंट है। जितनी भी बोन्स हैं, का ताल्लुक है ये कैल्शियम का बोन के साथ, हमको ये नहीं पता, हमको यही नहीं पता। अच्छा, चूना कली जो है वो खिलाया जा रहा है पीस के पाउडर फॉर्म में, उसमें को थोड़ा सा फ्लेवर डाल दें, सैशे पैकेट हो गया। अच्छा। उसको गोलियां बना दें, तो वो गोलियां चूना कली जो हम दीवारों पे करते थे। सर ये जो हम कैल्शियम की गोलियां खाते हैं, जो कि हमें बॉटल तकरीबन 700 रुपए की मिलती है, कमो बेश 500 से 700 के दरमियान, और वो आप बता रहे हैं वो चूना है और उसके अंदर फ्लेवर है। तो सर ये वही चूना है, वही कली है, वो चूना है जो चूना खिला भी पान पे, दीवारों पे भी लगा रहे हैं, जो पान पे नहीं, हमें भी चूना लग सर, आपको तो लगा पड़ा है, सबको लगा पड़ा है। ये जो पान पे पत्ते पे चूना लगाया जाता है ना, पान वाला चूना, ये वो चूना, वो जो कली दीवारों पे करते थे, अब तो खैर वो डिस्टेम्पर आ गया। और कैल्शियम के नाम पे चूना लग गया सर, कैल्शियम के नाम पे चूना खिलाया भी जा रहा है, चूना लगाया भी जा रहा है, ठीक है। अब उससे स्टोन्स कितनी आ रही हैं, उससे किडनी फेलियर होता है, उससे बेशुमार मसाइल हो रहे हैं, लेकिन हमें कोई पता नहीं। हम कह रहे हैं कि डॉक्टर ने लिखा, सर वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, वो लिख रहा है और हम खा रहे हैं। दूसरी साइड पे आ जाए, यानी इसी चीज़ को, एक तो ये वाला हो गया ना, कली चूना और विटामिन मल्टीविटामिन सारे के सारे, इतने हमें जो महंगे मल्टीविटामिन मिलते हैं, ये इंपोर्टेड विटामिन है, फलां कंपनी आ गई है, वो विटामिन की जो 30 गोलियों का पैक है वो 5,000 रुपए का है, 7,000 रुपए का है। तो वो उससे सर आज सुबह मैं एक टीवी चैनल पे मॉर्निंग शो में बैठा हुआ था, मैग्नीशियम पे बात थी। वो बात ये हो रही थी कि 12-14 हज़ार रुपए की मैग्नीशियम की गोलियां आ रही हैं जी। यस, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट की बात कर रहे हैं आ रही। तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार बड़ा आसान हल है कि 2 चम्मच आप गिरी ले लें इसकी, पॉपकॉर्न, वो जो सॉरी पंपकिन सीड्स ले लें, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम अच्छी, उसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड भी होएगा, उसमें मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट भी होएगा। उसको पानी में डाल के शेक कर लें, दूध जैसी उसकी हालत हो जाएगी, पिए, आराम से एंजॉय करें। जरूरी है 14,000 रुपये, 1200-14,000 रुपये का आपने इतनी बड़ी किसी के ब्रांड को लेना है? ठीक है ना। फिर जैसे अब एक ट्रेंड आता है ना सर, ट्रेंड चलता है, ट्रेंड क्या आया, एक ट्रेंड आ गया आजकल के मल्टीग्रेन आटे का एक ट्रेंड आया, मल्टीग्रेन आटे का आया ना। तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मल्टीग्रेन आटा का फायदा होता, तो फिर अल्लाह मेरा मल्टीग्रेन बीज भी कोई पैदा कर सकता था या नहीं कर सकता था?
अल्लाह ताला तो कर सकता है। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ अलग अलग रखी ना, कि आप एक वक्त में एक चीज़ लो जो भी लेना है। ऐसे नहीं है कि सारे इकट्ठे कर दो। सारों के मिजाज क्या हैं, जिन्होंने आटे बनाए हैं इस तरह के, जो बेच रहे हैं, जो यूट्यूबर्स इस तरह के काम कर रहे हैं, आप उनको देख लें, उनके पास डिग्री कौन सी है ग़िज़ा की जो वो इस तरह की बात कर रहे हैं। सर एक तो ये ना डिग्री वाली बात जो आपकी है, सर हमें जितना चूना लगा है डिग्रियों वालों ने लगा दिया। कैसे? तो ये जो अब कैल्शियम वाला है डॉक्टरों ने लगाया ना सर, फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने लगा दिया ना सर, ये मतलब आप देखें। बात ये है कि डॉक्टर्स को ग़िज़ा की किताब कोई नहीं पढ़ाई जाती, ना ग़िज़ा का पता, ना परहेज़ का पता, ना दवाई बननी कैसे है, ना बनती कैसे है, ना कभी बनती देखी। ठीक है। और वो मात करता है कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी बहुत गलत है, और वो सेल्फ मेडिकेशन खुद भी कर रहा है। कैसे कर रहा है? मैं और आप सेल्फ मेडिकेशन मेडिकल स्टोर से जाके लेंगे तो हमने उस स्टोर वाले से पूछा कि भाई मुझे पेट में दर्द है, बुखार है, तो कौन सा सॉल्ट लगना, कौन सी दवाई ले लूं? तो वो कहता है फलां ले लो। और ये भी कह रहा है कि फलां ले लो, लिख रहा है, ये लिख ही नहीं सकता, ये डोज सजेस्ट नहीं कर सकता, लिख रहा है। इसको कौन बताता है? इसको कंपनी का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, जिसको अब मेडिकल रैप कहते हैं, वो आगे बता रहा है कि सर मारी, दूसरा कहते हैं सर मारी। और एक वहाँ डॉक्टर के पास इतने पेशेंट नहीं होते जितने वहाँ पे वो बैग लेके पकड़ फिर रहे होते हैं, और वो उनको कह रहे होते हैं कि सर बेचो, लिखो, टारगेट पूरा करना है, टारगेट पूरे हो रहे हैं। यहाँ जो प्रॉब्लम आती है वो भी बड़ी गड़बड़ है ना, वहाँ से मसले बनते हैं। और पहले बुला लिया जाता है, फिर पेन नहीं आएंगी। पेन कैसे आएंगी? उल्टा है, टेढ़ा है, मेढ़ा है, ये फलाना है, अम्ब्लाइकल कॉर्ड लिपटी हुई है, वो कॉर्ड आ गई गले में, जल्दी जल्दी करें आप, कॉर्ड आ गई गले बच्चे ने अंदर पोटी कर दी है, फलाना कर दिया है, बड़ा फीकल मैटर आ गया बच्चे के अंदर, वो बच्चे का साइज बड़ा है, माँ की हड्डी नहीं खुल सकती, फलाना है। साइज बड़ा, सर साइज बड़े की तो रीजन ये हो जाती है ना कि वो माँ को शुगर हो जाती है फॉर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो वो फिर बच्चे का साइज बहुत बड़ा हो जाता है। तो फिर मेडिकल साइंस ये कहती है कि उसको जो है ना, वो जब उसका बच्चा डिलीवर होगा और जब वो उसका प्लासेंटा जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगा, जिसमें झिल्ली जिसमें होता है, वो प्लासेंटा जो है वो निकल जाएगा, जिसे हम ऑल भी कहते हैं। तो जो प्लासेंटा जब रिमूव होगा तो उसके बाद वो कहते हैं माँ ठीक हो जाएगी, बच्चा डिलीवर होने तक ही वो शुगर है, तो फिर उसके अंदर हम इंसुलिन लगा के तो उसको फिर हमेशा के लिए शुगर का मरीज क्यों बना देते? शुगर जो है वो बेसिकली माइक्रोकॉन्ड्रियल डिजीज है, वो आपकी डाइट से ही ठीक हो जानी। सर वो मैंने की है, सर मैंने की है। शुगर डिजीज ही नहीं है, आपको किसी ने कहा डिजीज है, अलामत है। अलामत है, चलें अलामत आप कह लें उसको। मेरी 200 से ऊपर जाती थी शुगर, ठीक है। मेरा जो वेट था वो 118 किलो था, इससे 2.5 साल पहले, तकरीबन 2.5-3 साल पहले। मेरा जो वेस्ट लाइन थी वो 48 इंचेस थी, ठीक है। मेरी अभी वेस्ट लाइन 32 इंचेस है, 6 पैक एब्स के साथ, ठीक है। मेरा वेट इतना कम नहीं हुआ क्योंकि मैंने मसल वेट ज़ाया नहीं किया। बिल्कुल ठीक है। मैंने मसल वेट नहीं मैंने उड़ाया, मैंने अपना फैट उड़ाया, विस्कोसिटी मैंने कम कर ली, और विस्कोसिटी से मेरा 32 इंचेस वेस्ट में करना भी ऐसे चाहिए। हम यहाँ पे वही डाइट पे आते हैं, हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे, हम अपना मसल उड़ा देंगे। वो लो जी बड़ा वजन कम किया हमने। वो कम नहीं होता, जैसे डाइटिंग से कम किया जाता है, और जब छोड़ दी है तो 5 किलो कम हुआ था, 8 किलो बढ़ गया। क्योंकि मसला ये फैट वहीं पे होता है, और आपका जो जितना वेट जा रहा होता है वो वेट मसल वेट लॉस हो रहा होता है। तो खैर मुझे जब ये बड़ा सारा मामला था, मैंने भी अपने आप को ये प्रॉपर इसी तरीके के साथ कि मैंने भी तिब्बे नबवी को बड़ा फॉलो किया है, और अल्लाह का शुक्र है। उससे के बाद फिर मैंने आप नेचुरोपैथी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, इसको बड़ा फॉलो किया। नेचर के करीब होना पड़ता है, और वाकई बहुत अच्छा रिजल्ट है। मैं पर्सनली इस चीज़ से गुजरा हूँ, मैंने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, और इससे फिर वेट भी मैंने कम किया है, मेरी स्ट्रेंथ भी है, मैं बड़े आराम से हैंड स्टैंड पुशअप्स लगा लेता हूँ, हालांकि मेरी एज अच्छी खासी है। तो ये नेचर के आपकी 100% बात सही है कि इफ नेचर डिडंट मेक इट, डोंट टेक इट। तिब्बे कुरानी जो है ना, वो उसके अंदर तो तिब कुरानी को अगर हम तिब्बे कुरानी को देखते हैं, जो कुरान के अंदर एक मेडिकल साइंस है, वो अल्लाह की मेडिकल साइंस है। True. हम उसको छोड़कर इंसान की बनाई हुई जाली साइंस, जो चीज़ इंसान को उसकी फितरत और नेचर के करीब लेके आए, वो साइंस होगी, या उसकी नेचर और फितरत में मजीद बिगाड़ पैदा करके दूरियों की तरफ लेके जाए, वो साइंस तो नहीं हो सकती, वो जहालत है, और हम उसके पीछे लगे हुए। तो कुरान के अंदर जो तिब है
उसी तिब के अंदर इंसान की तख्लीक इंसान का जो जिक्र है, जो 7 डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, वही डॉक्टर कैथल मोर ने कुरान से उठाकर वहाँ रख दिए और उसने कहा जी एम्ब्रियोलॉजी मैंने लिख दी और कमाल कर दिया। तो ऐसा ही है सर, हमने बहुत सारी चीज़ें हमारी उन्होंने अडॉप्ट की हैं और अपना लेबल लगा के बेच रहे हैं। जो डॉक्टर बन चुका हुआ है वो अपने वालिद और वालदा का इलाज नहीं कर सकता, तो फिर दूसरी कौम का क्या करेगा? वो सुनते नहीं है ना सर, वालिद वालदा क्या नहीं सुनते? बात नहीं सुनते उनकी नहीं सुनते किसी की भी नहीं वो सुनते। उनको जो भी दवाइयाँ दे रहे हैं ना, वो जो दवाइयाँ दे रहे हैं वो बेचारे मैं बहुत सारे ऐसों को I can जानता हूँ, understand वो that. कहते हैं कि सर क्या करें, हमें ये किसी और तरफ ना जाने देते हैं, ना कोई और दवाइयाँ खाने देते हैं, ना कोई और सर, इलाज वो नहीं करने देते सुनते हैं ना जो पुराने लोग हैं। आपकी बात बिल्कुल हाँ, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे ना आपके इस प्रोग्राम की वसातत से जो कौम देख रही है इस वक्त, लोग देख रहे होंगे, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ उनसे कि आपने अपने तौर पे उनके इलाज के ऊपर, चाहे वो आपका फैमिली मेम्बर है, जानने वाला है, फ्रेंड है, दोस्त है, रिलेटिव है, या आप उसको साथ लेकर चल रहे हैं या आप उसके साथ हेल्प आउट कर रहे हैं किसी भी तरह से, जी। यार एक लिमिट तक करो इसको। उसके बाद ना आप उसको, वो चाहता है कोई और इलाज मैं कर लूँ, मैं इससे बाहर निकलूँ, मैं नज़ियतों में हूँ, मैं इसमें फंसा हुआ हूँ, वो चाहता है, जी उसको करने तो दें, फॉर गॉड सेक मैं हाथ करने जोड़ता दें हूँ उसको। कि उसको कहो कि यार हुण जो तू करना चाहना वो करके कर ले बिल्कुल। वो कहता जी मैनू मेरे घरों प्रेशर है वो नहीं करने देंगे, मैनू मुझे फलां का प्रेशर है वो नहीं करने देता, मैं उन फलां के नाम नहीं लेता, मैं समझ रहा हूँ, मुझे मैं पता समझ रहा हूँ है। आपकी वो कहता है जी मेरे फ्रेंड, मेरे कुलीग, मेरे हाँ रिलेटिव, कि मेरे ये वाली घर फलां जगह से जाके ना, वो कहते हैं किधर जाना है, हकीम को, वो कहते हैं तबीब को जाना है, वो कहता है नहीं वो उधर नहीं इनू की जाना। पता है, इनू की नहीं पता मगर है। अब प्रैक्टिशंस भी तो ऐसी चलती हैं ना कि एलोपैथी मिक्स करके, कई हकीम मैंने भी देखे हैं सर इस तरह के। मैं वही तो आपको बता रहा हूँ ना कि जैसे आपने अभी वो 5 चीज़ें बता दी हैं कि उसको दवाई खुद बनानी आनी चाहिए, उसको ये तबीब होता है। अब यहाँ पे जाली तबीब भी इतने ज़्यादा है ना सर, वो लेते हैं एलोपैथी मेडिसिन, उसको ऐसे करके रगड़ते हैं, रगड़ के उसको सफूफ में डालते हैं, पूड़ी बना के दे देते हैं। अच्छा ये भी तो एक क्वेकरी, प्रॉब्लम ये है ना क्वेकरी सर। का आगाज किसने करवाया, किसने किया? जब डॉक्टर को क्वालिफाइड डिस्पेंसर, उनके पास डिग्री होल्डर, एक डिप्लोमा होल्डर डिस्पेंसर है, जी। उसने उसको क्यों नहीं रखा अपने क्लिनिक पे? उसका किरदार कहाँ गया? वो सिर्फ एक मेडिकल स्टोर बनाने तक रह गया या चंद जगहों पे? उसके अलावा वो तो सर मैनेजमेंटल इश्यूज आ गए ना सर वो उसका किरदार था ना, वहाँ पे उसको लेना चाहिए था, उसको अपने क्लिनिक पे उसको क्वालिफाइड डिस्पेंसर लेना चाहिए था। उसने क्या किया, महल्ले का किसी का बच्चा पकड़ा, वहाँ पे मैं पढ़ा देंगा 2 किताबां नाल, या मैं थोड़े पैसे देंगा, चल ठीक है, उन्होंने सारा वल सिखाता, ट्रेंड करता, और नीम बहुत हकीम थोड़े खतरा पैसों जान। में, बहुत थोड़े पैसों पर हाँ, उसने अपने पैसे बचाए थोड़े ना, पैसों वही तो में, कह रहा उसने हूँ सर, अपने बचत पैसे रेट बचाए। डूबी है हमें। लेकिन सर उसने वो क्वैक पैदा किया, अपने पास रख के भी क्वैकरी कराई, और उसके बाद वो उसको छोड़कर लैदा हो गया, या सुबह उसके पास, सुबह कहीं और तो शाम को इसके पास, या शाम को इसके पास सुबह उसके, वो एक क्वैक पैदा। सर उसको नीम हकीम खतरा जान कहते हैं, हकीम नीम हकीम खतरा जान नहीं है। बहुत सारे लोग सर खुद को हकीम कहते हैं जी, मगर वो हिकमत से मेडिसिन नहीं दे रहे। सर मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूँ जो मैंने चीज़ें देखी हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी दवाई के अंदर ना फौरी रिजल्ट के लिए एलोपैथी ड्रग को पीस के मिक्स करके साथ दे देते हैं। सर एक इल्ज़ाम है बहुत ज़्यादा होम्योपैथ के ऊपर और तबीब या हकीम के ऊपर कि जी ये स्टीराइड देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, हमें उसमें ये भी फिक्रमंद होना चाहिए ना कि हमारी दर्द जो है उसको कोई दर्द की पेन किलर देकर हमारे नर्वस सिस्टम में वासे खमसा में, हाँ जी, 5 खम्स में से ये जो एक महसूस करने वाला था किया जा रहा उसको एक खम्स को सुला दिया, उसको सुन कर दिया। इसको आसान लफ्जों में, चूंकि आजकल मोबाइल आ रहे के पास, इसको हमने साइलेंट मोड पे लगा दिया। दर्द हो रही होगी, महसूस नहीं होती, हम समझते बहुत exactly, मैं वही तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन वो पेन किलर आपके मैदे को, वो पेन किलर आपके लिवर को हेपेटाइटिस तक ले जा रहा है, बिल्कुल लेके जा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद वो पेन किलर, अच्छा ये जो पेन किलर हम जोड़ों में दर्दों के लिए खा रहे होते हैं, ये पेन किलर हमारे जोड़ों की रतूबात जो होती है ना उनको ड्राई भी कर रहा है। हाँ, अच्छा ड्राई भी कर रहा है, उनको खुशक भी कर रहा है, सिर्फ यहाँ सुन कर रहा है, वहां ड्राई भी कर रहा है, और फिर जोड़ आपके जो है ना वो फिर वो तकलीफ में आता है, तकलीफ में भी आते हैं, ड्राई भी हो चुके होते हैं, और वो जोड़ों से। सर मुझे एक बात याद आई, चलें फ़ायदा हो जाए। ये अक्सर लोगों के ना सर जोड़ों में दर्द रहती है, तो गूंद कतीरा कैसा है उनके लिए? अच्छा है, बहुत अच्छा है। किस क्वांटिटी में लेना चाहिए उसको, किस तरह लेना चाहिए? जो जोड़ों के दर्दों में या मैदे की तकलीफ में भी गूंद कतीरा बहुत अच्छा रहता है।
उनको पानी में भिगो पानी के, में, रात को obviously पानी पानी में भिगो के, उसी तरह से सबसे अच्छा है। तो कितनी क्वांटिटी ले लें और किस एज तक का बंदा ले ले, या कोई सर इसमें एज कोई भी ले रिस्ट्रिक्शन है? सकता है, लेकिन थोड़ी रखें उसको, थोड़ी पे रखें, क्योंकि बेसिक तो ये है कि वो एक चीज़ ना, एक अलमी और भी हमारा, जी, आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास बैठ जाएं जी, या उसको रख लें पॉडकास्ट में, आप उनसे दवाइयाँ पूछे, टक 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 बताएंगे, क्योंकि उन्होंने बेचनी और टारगेट पूरे करने और बेच रही हो भी रहा है। जो नेचुरोपैथिक तरीका इलाज है ना, इसमें आप किसी भी चीज़ को लिमिट तक देखेंगे हम थोड़ा सा। अब मुझे अक्सर जो मेरे वो चेक करेंगे ना, सेफ्टी मेजर चेक करेंगे कि उसकी बॉडी रिस्पॉन्स कैसे कर रही है। नहीं, वो भी ठीक है, लेकिन क्या वो उसके मिजाज पे भी आता है कि नहीं आ रहा, हमें ये भी देखना है। ठीक है, तो गूंद कतीरा जो है वो आप कह रहे हैं कि थोड़ी मिकदार में थोड़ी मिकदार लेना में चाहिए रूटीन ले में। लें, तो अच्छा आपके उसके ये लिए वाकई ही जॉइंट की जो वो जो क्या कहते हैं इसको, जॉइंट के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको बनाता है। आ कहाँ से रहा है, ये गूंद कहाँ से आ रही है? तो दरख्तों से ही आती है, दरख्तों से आ रही है ना, तो उसकी जो गूंद वहां से निकल रही है, वो जो जैसे वो कर रही है काम, सेम वही पोजीशन आपके वहां जाके करेगा। इसी तरह से और कई सारी चीजें हैं, मतलब जो हमें उसमें फायदा करेंगी। अब बकरे की गोश्त की यखनी इनटेक कर लें, आपको वहां से जो चीज मिलेगी। आप पाए ले लें, पाए खा लें, बस नान ना खाएं उसके साथ। बस सर पाए अगर खा लें। अच्छा, अगर सर अगर देखें पाए सर, मैं ना खाने हैं, कभी अगर कभी मैं ना कभी अगर कभी पाए पाए जो खाने हैं तो नान उसके साथ नहीं है, हाँ, तो वही उसके कह रहा साथ जौ की रोटी लें, आपको इंतहा का अगर फायदा चावलों पे होगा। डाल के खा लें सर पाए, क्या पाए मैं खाता हूँ ना कभी कभी, मुझे बहुत मजे के लगते हैं। सर, चावलों के अंदर आर्सेनिक और उसका जो मसला बहुत आर्सेनिक, आज वो हो फिर गया भी ना, उस प्रॉब्लम पॉइंट से होगी। नुकसानदेह है, उसी उस से हवाले से। फिर भी अगर चावल किसी ने करने हैं, बिल्कुल तंदुरुस्त है और वो नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है और उसको प्रॉब्लम कोई नहीं, तो चावल उबले हुए उबाल कर पिच निकाली पिच निकाली हुई हो, फिर उसके ऊपर। अच्छा, अब वो लोग कहते हैं कि जी बांग्लादेश में बहुत चावल खाया जाता है, मलेशिया में खाया जाता है, चाइना में, कोरिया में, थाईलैंड में, इधर मलेशिया। सर वो चावल को, मैं भी गया हूँ उन खेतों में, कई दफ़ा मेरे विजिट्स हुए, मैं गया हूँ। वो चावल खाते हैं तो उसके साथ ऊपर सर इतना बड़ा मछली का पीस भी होता है पूरा, इतनी प्रोटीन ले रहे होते हैं या साथ वो, ऑफकोर्स उसमें उनको उनके ओमेगा 3 ओमेगा 6 ओमेगा 9 पूरा हो ऐसे रहा ही होता है, पूरा हो DHA रहा पूरा हो रहा होता है है। और उनका। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम चावलों पे दही डाल के खा रहे हैं। चले सर, हम अब जिस तरह के लाइफस्टाइल के अंदर रह रहे हैं, अब जहाँ से हमारे टूथपेस्ट से लेके हर चीज़ हमें मारने पे तुली है, तो इसमें कोई हमारा बचत का कोई सामान बनता है? हमारी ऑडियंस को ये बताएं आप कि ये चीज़ें आप खा लिया करें, क्या पी लिया करें, कोई कावा ले लें जिससे आप डिटॉक्स हो जाएं, कुछ इस तरह का हमें कुछ तोहफा दें देखिए, आप। पहली बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सुन्नत रसूल है कि मिसवाक करो, हदीस है कि मिसवाक करो, इससे मुंह की सफाई है। और हम मुंह की सफाई छोड़कर हम दांतों की सफाई के पीछे पड़ गए, और हमने टूथपेस्ट, सुबह उठते हैं हम खाली पेट, एम्प्टी स्टमक के साथ हम टूथपेस्ट ब्रश के साथ अच्छा खासा लगाते हैं, और उसके बाद जो उसको करते हैं, जो कुछ उसमें केमिकल जितनी चीज़ें पाई जाती हैं वो कैंसर काज कर रही हैं, और सुबह सुबह खाली पेट वो सारे केमिकल हमारी ज़ुबान से टेस्ट के से साथ हमारी बॉडी में सरायत कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। और इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमारी जो है वो लोगों में, बच्चों में, आगे बड़ों में, सब में आ रहे हैं। डेंटिस्ट का काम बढ़ा, डेंटिस्ट का काम बढ़ा, डेंटल डॉक्टर की चांदी हो गई। इसीलिए जितने भी हम एड्स देखते हैं उसमें जितने भी ये टूथपेस्ट को सेल करने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं वो स्टेथोस्कोप पहन के वो कर रहे होते हैं, क्या, ताकि आपको यकीन आ जाए कि एक डॉक्टर आपको एक बता डॉक्टर रहा है। आपको हालांकि स्टेथोस्कोप का कोई ताल्लुक नहीं है वहाँ कोई डेंटिस्ट के ताल्लुक ही साथ। नहीं उसके साथ, डेंटिस्ट के साथ ताल्लुक मैं है। भी सोचता होता था बचपन में कि ये ऐड आ रहा है इसका टूथपेस्ट का, तो और वो- डॉक्टर ने ना स्टेथोस्कोप डाला हुआ है, हाँ। ये क्या दांतों की हार्ट बीट चेक करता है, क्या चेक करता है वो ये? दिखाना चाह रहा है कि जो डॉक्टर आपको कह रहे हैं बस एनफ, इस पे बिलीव कर जाएं। हमें विजुअली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सर विजुअली। सबसे अच्छा पता है क्या है? कि आप मसवाक कर लें, जी, और उसके अलावा, मतलब आप उसके अलावा है तो आप 2 चुटकी जो है वो हल्दी ले लें, ठीक है, 2 चुटकी आप नमक ले लें, उनको मिक्स कर लें, और थोड़ा सा सरसों का तेल उसमें शामिल कर लें, उसकी पेस्ट बना लें, उंगली के साथ, ब्रश के साथ, जैसे भी करना चाहें आप कर सकते हैं, बेहतरीन है। और ख़वातीन को ख़ास तौर पर, वो फिर मैं कहूँगा, वो जो दातन का एक रवाज था, जब वो दातन किया करती थी, किसी दौर में वो माओ वाला दातन जो है वो ना दोबारा से ले आए वापस अपनी लाइफ में। नहीं तो आपके रूट कनाल, दांत निकल रहे हैं, दांत और हो रहे हैं, मसूड़ों का मसला, फलाना, ये तो इसी तरह रहेगा फिर आपका, और बढ़ता रहेगा। तो ये जो दातन थी
किसी दौर में जी। हमने भी मेरा छोटे होते देखा वो, जिसमें बाद में आपके मुंह का जो जायका है बहुत बुरा हो जाता था उसकी नहीं, बुरा नहीं हो जाता था, जायका का कोई मसला नहीं था। हमारी माएँ हमें करवाती भी नहीं अपने दौर में, वो कहती थी ये लो सामने वाले दांत तुम्हारे थोड़े से खराब लग रहा है, इसको ज़रा करो ऐसे, ये पकड़ो। अच्छा, किसी दौर में जब हम शुमाली इलाका जात में जाया करते थे, जब हम स्टूडेंट थे, या मैं स्काउटिंग भी करता रहा हूँ, स्काउट थे हम, तो वहाँ ट्रेनिंग के लिए जाना या इस तरह से, तो वो उधर से हम कच्चे अखरोट लेके आया करते थे। आज भी जो लोग जाते हैं कुछ उसमें से कच्चे अखरोट लेके आते हैं, और कच्चे लेके आते हैं और उसका थोड़ा सा छिलका उतारा, यूं करके रखा, मारा, और फर्स्ट क्लास दांत साफ हो जाते हैं। अखरोट की मसवाक बहुत अच्छी है, अखरोट की मसवाक, और आपके पास सुख चैन की मसवाक बहुत अच्छी है, कीकर की मसवाक बहुत अच्छी है, आपके पास टाली की मसवाक बहुत अच्छी है। टाली की मसवाक जो है वो किसके लिए बेहतर है? अखरोट की मसवाक किन प्रॉब्लम्स में है उसके लिए बेहतर है? और इसी तरह थोड़ा सा हमें देखें, थोड़ा जो सेगमेंट कर दें इसको। अखरोट की मसवाक है जी, जी। वो आपके दांतों को कीड़ा लगने से और बहुत सारी चीज़ों से बचाती है, फ़र्क करती है। फिर इन सारी चीज़ों का टेस्ट भी तो देखें ना, आपकी बॉडी में भी जा रहा है। और ये दांतों के नहीं, ये आपके मुंह की सफाई है, मुंह की, मुंह के अंदर बड़ा कुछ है, उन सारों की है। इसी तरह वन है, वन का एक दरख्त कब्रस्तानों में होता है, टेढ़ा मेढ़ा, और छोटे छोटे पत्ते होते हैं उसके, उसकी मसवाक बहुत, उसका ब्रश बहुत अच्छा बन जाता है जब उसको आप चबाते हैं और उसको करते हैं। इसी तरह से कीकर की मसवाक है, कीकर आपके लिए कितने सारे फायदे करता है। कीकर आपको किसको रिकमेंड करते हैं आप? कीकर की मसवाक किसको सर रिकमेंड किसी करते को हैं? भी मसवाक, अच्छा, मतलब उसका कोई इतना मसला नहीं है, जो मर्जी आप ले लें, आपको इनमें से कुछ भी मिल जाए। जी मिल जाए, जो मिल जाए आप उसको कर लें। नहीं हो तो शहरों में अगर नहीं मिल रही तो आप फिर जो है वो क्या करें, आप जो मैंने नमक और हल्दी का जो बताया आपको, सरसों का तेल, उसको मिक्स करके उसकी बना लें, पेस्ट बना लें, आपके लिए बहुत अच्छी है। अगर किसी के दांतों में कीड़ा या इस तरह की कोई पोजीशन है तो वो उसमें दो, या दांत में कोई दर्द हो रही है, तो इसी में 2 चुटकी हल्दी, 2 चुटकी जो है वो नमक, और उसके अंदर 2 लौंग पीस के डाल लें, और थोड़ी सी 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर उसमें डाल लें, सिनामेन का, और उसको मिक्स करके उसके साथ करें तो कमाल का, आपके दर्द भी रुकेगा, दर्द भी रुकेगा। लोग डायरेक्ट लौंग रख के जी उसको प्रेस कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं तो दर्द रुक जाता है ना, तो वहाँ भी रुकेगा, बल्कि और अच्छा करेगा उसको। इसके अलावा सर बहुत सारे लोगों को ना ब्लोटिंग हो जाती है, मैदा, मोटे नहीं होते, पेट नहीं निकला होता, पेट आंतड़ियाँ सूजी होती हैं, पेट फूला होता है, आपको लौट, ठीक है, उसका क्या इलाज है? सर बेहतरीन उसके लिए ये है कि वो अदरक, जीरा और पुदीना, 3 चीज़ों का कहवा बना के पिए, बहुत अच्छा। किस तरह बनाना है, रेसिपी भी आपने बता दें। अदरक लिया, अपने हाथ के ये अंगूठा है इसका, ये जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन, इससे इधर वाला जो है इतना, इसको हम कहते हैं पोर भी कहते हैं, कुछ लोग इसको पोटा भी पंजाबी में कहते हैं। तो 1 पोटा या 1 पोर अदरक का टुकड़ा आपने साइज लिया और उसको मोटा मोटा काट लें। उसके बाद आप उसमें जो है वो ज़ीरा सफ़ेद आधा चम्मच छोटा चाय वाला वो डाल दें, और 2-3 टहनियाँ पुदीने की लें, सब्ज़ पुदीना लें, फ्रेश पुदीना लें, उसकी पत्तों समेत टहनियाँ धो के पानी में। तो ये 3 चीज़ों को आप 2 गिलास पानी में उसको डाल के चूल्हे पे रख के, तो आप उसको उबालते रहें, ज़रा दरमियानी आंच पे उबालते रहें। जब वो हाफ गिलास यानी हाफ पानी रह जाए, 2 गिलास था तो 1 गिलास रह जाएगा, तो 1 गिलास को जब आप नीचे उतार के छानेंगे, 2 कप कहवा तैयार है। अगर मैंने बनाया तो 1 आप भी पी लें, 1 आप पी रहे हैं तो 1 मैं पी लूँगा। ये इस तरह 2 कप कितने दिन पीना है और कितने दिन में इसका असर आना शुरू हो जाता है? सर रोज लेना चाहिए उसको। ये जो हम चाय के पीछे पड़ गए हुए हैं ना, चाय मशरूब है। चाय तो आपने भी नहीं, हमने तो पूछा था आपसे, चाय मशरूब है, ये बताइए, चाय मशरूब है? चाय कोई मशरूब नहीं है, जिस तरह क्रिकेट कोई खेल नहीं है। चाय आप चेक कर लीजिए कि आप बिल्ली हो या डॉग हो या कोई ऐसी चीज़ें जो जानवर हैं, आप उनको दूध दें तो वो दूध लवर हैं, दूध पीते हैं। आप उन्हीं के आगे चाय बना के रख के देख लीजिए, चाय नहीं पिएंगे। चाय की पत्ती के अंदर फ्लेवोनाइड एक केमिकल है, रिसर्च आ चुकी है सर, फ्लेवोनाइड है, और दूध के अंदर जो है वो कैसीन नाम की एक प्रोटीन है। दोनों को जब वो मिक्स करते हैं आप, तो ये एक नया केमिकल इनसे जन्म लेता है, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह और बहुत मीठा प्यारा सा, लेकिन जहर है, आप पे बॉडी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, आपके मैदे के अंदर गर्मी खुश्की को बढ़ाता है, आपकी नींद उड़ाता है। यहाँ तो लोग कहते हैं नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया के पेशेंट है, वो चाय छोड़ नहीं रहे, स्लीप एपनिया है, और कई सारे इशू हैं, वो चाय पे लगे हुए दिन में 4-4 6-6 कप जो है वो डकार जाते हैं, और उन्हें पता ही नहीं कि हमारे साथ गर्मी खुश्की कितनी बढ़ चुकी हुई है। फिर वो गर्मी खुश्की जब आग लगाती है तो मैदे का अल्सर करती है, ब्लोटिंग भी होएगी, पेट भी बढ़ेगा, आंतों में सोजिश भी आएगी। टाइफाइड कहाँ से आना है? पर यहीं से आएगा। हेपेटाइटिस कहाँ से आना है? यहीं से आएगा।
तो हम उस चीज़ को देख ही नहीं रहे कि हमें किस वक्त किन चीज़ों को कैसे लेना है। जोड़ों का दर्द, ये अक्सर लोगों के जोड़ों में ही बैठा है, तो उसके लिए क्या सर हम खुद remedy अपने जोड़ों बताते के दुश्मन बने, खुद बने। देखें कैसे बने, हम एक्सरसाइज करते हैं, हम वॉक करते हैं, जिसके घुटने खराब है ना, तंग कर रहे हैं उसको, तो मैं उन्होंने पंजाबी च कहना ना, जड़ी चीज़ ਤੁਹਾਨੂੰ तंग करे तुसी ਉਹਨੂੰ तंग करो। उसका क्या है, आप सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर दें, आप रोज़ सीढ़ियाँ चढ़े उतरें। हमने बाथरूम में उकड़ू बैठना छोड़ दिया, जो टॉयलेट स्टाइल हमारा पाकिस्तानी था, जी जी, जिसमें हम Squat बाथरूम style में, जो था। हाँ जो हमारा था, हमने वो छोड़ दिया, हम आ गए कमोड पे। ठीक है, ठीक है ना, सारा तो पाकिस्तान तो कहाँ नहीं आया कहाँ सर, तक हम, अभी भी बहुत सारे सर घरों अभी में भी बैठते हैं है। लोग। मैं ये अपने पेशेंट को नहीं, मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये रिकमेंड करता होता हूँ कि बहुत सारी बीमारियों से बच जाओगे। पता है क्या करो, आप जो है वो सुबह उठें और उठते ही अगर वॉशरूम जाने की फौरी आजत नहीं, तो पहला काम ये होना चाहिए कि आप एक गिलास गर्म पानी लें, उबलता हुआ, जिसमें ज़रा धुआं निकल रहा हो, तो आप वो पानी पास रख लें और चुस्की ले लेकर आप वो पानी पिएंगे, और ज़मीन पर उकड़ू बैठ के, यानी पाँव के बल बैठ के ज़मीन पे या घर में फर्श से जो भी है कमरे में, बेड से नीचे उतरें, नीचे बैठ जाएं, जैसे हम WC पे जी जी, फ्लश में बैठते स्क्वाट हैं, पोजीशन में जी इस तरह बैठ, उस तरह बैठें, और आप 5 मिनट, कम अज़ कम 5 मिनट पूरे करें, जी, तो आपके घुटनों के मसाइल, कमर के मोरों के मसाइल होंगे ही नहीं। और ख़ास तौर पे जब आप उस पोजीशन में गर्म पानी पीना शुरू करेंगे, तो 2-4-5 दिन के बाद आपकी कुछ ब्लोटिंग, आपके कोई गैसेस, आपके ख़ास तौर पे कॉन्स्टिपेशन के मसले हल हो जाएंगे। ये मुफ्त में है, पैसे तो नहीं लग रहे ना, क्या कितने constipation पैसे भी खर्च ठीक हो जाएगी सर, कॉन्स्टिपेशन आपकी ठीक होगी, आपको बड़े अच्छे से आपकी रफ़ा हजत जो है बड़े आसानी से आएगी, लेकिन हम कर ही नहीं रहे। बस वो हमने स्क्वाट पोजीशन में बैठ के एक गिलास गर्म पानी पीना, एक गिलास बस, गर्म that's पानी, it, दैट्स every day। और कुछ नहीं, एवरीडे। और फिर औरतों को चाहिए कि ये जो हमने स्टैंडिंग पोजीशन में अपने किचन कर ली हुए ना, स्टैंड खड़े होके कर रहे हैं ना, आटा भी खड़े होके, रोटियां खड़े होके, चूल्हा खड़े होके, सारा काम पहले किचन्स में खड़े होके। स्क्वाटिंग पोजीशन में ही होता माएँ क्या करती थी, जमीन पे जमीन पे बैठ के, पुराने हमारे जो हाँ, चूल्हे तो होते वो थे, चूल्हा उसी भी जमीन पर ही जमीन पे होता था, और वो वहीं पे बैठे होते थे। हम बाहर से आए, हमने कहा भूख, ओ अम्मा जान, माँ जी क्या बात है, उन्होंने कहा पुत्र रहते ही है जा, हाथ धोने, उधर ही बैठ जाना, उसके साथ वहीं पे खा और लिया। खाना भी उकड़ू बैठ के खा रहे उकड़ू होते बैठ के खाते थे, क्योंकि अक्सर जो किचन होते थे गांव देहात में, वो सर, वो मट्टी के होते थे, मट्टी के होते ठीक थे, है, सेन में पक्के होते थे सर, फर्श नहीं होते थे। मट्टी की हांडी होती थी, मट्टी के बर्तन होते थे, हमें कोई स्टील पे ले गया, कभी हमें सिल्वर पे ले गया, सिल्वर की भी रिसर्च आ गई कि उसने क्या बेड़ा गर्क किया कौम का। एल्यूमिनियम तो फिर उसके कैदियों को दिया जाता था ताकि स्लो पॉइजन हो और वो मरे। कौन बताएगा अब इस कौम को? नहीं तो हम तो सर एल्यूमिनियम के बर्तन बड़े पसंद करते हैं ना, एल्यूमिनियम की, जैसे भी मैंने बात की है कि एल्यूमिनियम तो जो अपने स्लेव्स थे उनको मारने के लिए, जान छुड़ाने के लिए, मारने के चक्कर में, कि हम स्लो पॉइजन के साथ मरते ठीक है, पॉइजन स्लो पॉइजनिंग हो जाएगी, मर जाएंगे, तो इनके जो बर्तन है वो एल्यूमिनियम के करते हैं, यानी कि ये काम बड़ी देर से कर रहे हैं, बड़ी देर से। ठीक है। इसके अलावा जैसे सुशी है, सुशी हमने डेलीकेसी बनाई हुई है, ऐसे ये स्लेव्स का खाना था, क्योंकि ना पकानी पड़ती थी ना कुछ करनी पड़ती थी, चावलों को यूज उसके बाद करके आप कर देते देखें ना, थे। फिर वो आ गया, नॉन स्टिक बर्तन भी तो आए, उन्होंने टेफ्लॉन आ गए, यस ट्रू। उन्होंने क्या किया? तो सर ये जो फिर रही कसर, हमारे पास माइक्रोवेव ओवन आ गया, उसने क्या किया? माइक्रोवेव का सर क्या उसका नुकसान? जापान ने सारे उठा के फेंक दिए बाहर, जापान ने सारे माइक्रोवेव फेंक दिए, फेंक दिए, चेक करें। माइक्रोवेव की तो टेक्नोलॉजी थी ना कि वो सर्टन वेव्स आती हैं, वो वाइब्रेट, जो रेज वाटर मॉलिक्यूल हैं वो वाइब्रेट करते हैं, दैट्स इट। जो रेज आती हैं, आप उसमें ही देख लें, जो आप खाना रखते हैं गर्म करने के लिए, आप जब जितना मर्जी उसको कर लें, आलू को, बड़ा अगर साइज का आलू है, उसको तोड़ें, अंदर से ठंडा बाहर से गर्म, सर वो तो वाटर मॉलिक्यूल है ना, कि जितने उसके ऊपर वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो वाटर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेंगे, और वाइब्रेशन की वजह से वो सारा जो है। सर मुझे ये बताइए कि अगर माइक्रोवेव में, ओवन में गर्म करेंगे या हम चूल्हे पे गर्म करेंगे, तो दोनों चूल्हे पे भी तो ऐसे होता है ना, थोड़ी देर हम चूल्हे पे गर्म करते हैं, वो अंदर से कच्चा होता है। कई दफा मैंने चिकन बनाया है, वो ठीक है, वो मैं उसको बना रहा होता हूँ, फ्राई कर रहा होता हूँ, बाद में निकालता हूँ, अंदर से कच्चा होता है। सर वो ठीक है, आप ये देखें, सिर्फ ये देखें कि सालन आपका चूल्हे पे गर्म करने के बाद बुलबुले मारेगा, पता चलेगा खराब है, या माइक्रोवेव में मारेगा? उधर भी मार देगा सर उधर नहीं इतना सर, मैं कह रहा हूँ सर, आप रखें, केक बन जाते हैं माइक्रोवेव में सर। ना केक बनना और बात है सर, नहीं केक नहीं, सालन भी बुलबुले मारता है सर। सालन को जब आप गर्म करेंगे ना चूल्हे पे, फिर वो बताएगा कि ये बासी है, खराब हो चुका हुआ है, या ठीक है।
नहीं तो माइक्रोवेव में इसका मतलब पता नहीं चलेगा हमें, नहीं पता चलता। तो बचत नहीं होगी सर। क्या तो फिर आप आप सालन बचत रखे होगी, गरम। बचत होगी, सालन आपको नहीं बनाना पड़ेगा, आप बासी तफन वाला खाएंगे। अच्छा। अंदर की बचत कैसे होगी? अच्छा, अंदर ये की बचत बताइए नहीं, ना। नहीं हमारी आवाम यही कहती है ना, बचत हो अंदर गई। की बचत नहीं, एक और हो रहा है ना, हमारे यहाँ खवातीन कहती हैं जी हम बहुत ज्यादा मसाइल का शिकार हैं, हमें मोटापा आ रहा है, पेट बढ़ रहा है, इस तरह है, पता नहीं समझ नहीं। खाती तो मैं कुछ नहीं, बस इतना सा खाती हूँ, इतना सा लेती हूँ बस। और वो जो बाकी खाती हैं बच्चों का बच गया, माँ ने खा लिया, खामद का बच गया, माँ ने खा लिया, किसी और का बच गया, जो भी घर में फैमिली मेंबर है वो सारा वो थोड़ा थोड़ा करके वो फुल पोर्शन से भी वो ज्यादा सर हो जाता है। आपने अपने स्टमक को, अपने पेट को डस्टबिन बनाया हुआ है, सारा इधर ही जाना है। नहीं तो फिर वो माएँ बचत कर रही होती ना, तो एक क्या? बचत ने हमें मरवा दी है। एक बचत, यही बचत है ना कि ये थोड़ी सी इधर से बचत कर ली, ये इधर से बचत कर ली। सर मैं बचत एक बताता हूँ ना कि हमारे यहाँ ट्रेंड क्या है बचत का। जी। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि लोग कहते हैं सफेद आटा बहुत अच्छा है, सफेद आटे के पराठे बहुत अच्छे बनते हैं, सफेद आटा खाना है। सर वो तो चिंगम की तरह होता है। सर होता है ना, लेकिन मैं बचत बताने लगा हूँ ना। उनसे पूछें कि यार बीमारियां आपके घरों में घुस गई हुई हैं, सारे बीमार हो रहे हैं, बार बार हो रहे हैं, मुख्तलिफ टाइम में हो रहे हैं, तो यार इससे फॉर गॉड से इस आटे को खत्म करो। वो कहते हैं कि नहीं, कैसे? कहते हैं ये आटा सस्ता मिलता है, और वो जो चक्की से आटा मिलेगा प्योर गंदम का, वो जरा महंगे मिलता है। मैं कहा अच्छा कितना फर्क होगा? 500-700 800 1000 रुपए का इतना फर्क नहीं है, थोड़ा फर्क है, थोड़ा फर्क है। चले अगर फर्ज करें कि 500 रुपये भी सस्ता मिलता है, मन के पीछे अगर हमें 500 रुपये बचे, अगर फर्ज करें 500 रुपीज आप उसमें जो है ना सेव कर रहे हैं, तो अगर उस आटे को, वो जो सफेद आटा है जो च्युइंगम की तरह है जिसके अंदर फाइबर ही नहीं, खा के पूरी फैमिली अगर एक महीने में 1 मन आटा खा के उनमें से 1-2 भी बीमार हुए तो सारी बचत गई। किसी भी स्पेशलिस्ट के पास गए, तुम 500 रुपये बचाया सी तो 3000 रुपये 5000 ਤੁਹਾਡੀ फीस चलेगी। और अगर पेट में अगर अलग से, तकलीफ अलग से, खबारी अलग से, सर अगर कोई दर्द हो गई, कोई मसला हो गया, तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि एक भी ड्रिप किसी ने लगा दी तो 5000 रुपये ड्रिप का गया, 3000 रुपये कमरे का गया, मतलब वो पूरे साल की बचत खत्म। तो फिर पूरे साल की बचत उसमें गई। हो ये रहा है इस वक्त कि सबसे बड़ी बीमारी इस वक्त जो हमें घेरे हुई है ना, वो मैं अब आपको थोड़ा सा उस पर आने लगा हूँ कि स्टमक इशू जो है ना, ड्यू टू डाइजेस्टिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल डिसऑर्डर। इस वक्त मेंटल डिसऑर्डर बहुत लोगों में हो चुका हुआ है, और वो पोजीशन ये है कि एच पैलोरी की एक बीमारी है, हेलिकोबैक्टर पैलोरी, और ये इस कदर स्पीड से आई है, बैक्टीरिया और ये कीड़े से बनते हैं, और वो करता है, और ये सारे का सारा हमारे मैदे में और उसमें एसिडिटी और वहाँ से अल्सर और उस पोजिशनों में ख़राब करके पैदा हो रहा है। और इस वक्त WHO कह रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है, दुनिया की आबादी इस वक्त तकरीबन 8 अरब के करीब है, तो वो कहते हैं कि इस वक्त 4 अरब 97 करोड़ आपके पास जो है ना वो दुनिया में रजिस्टर्ड पेशेंट, यानी निसफ से जायद आबादी दुनिया की एच पैलोरी का शिकार हो चुकी हुई है। और एच पैलोरी करता क्या है? ये आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन, रोना धोना, परेशान, अजीब तरह की सोचें, वहम तो मात, ख्यालात, डर, खौफ, घबराहट, घुटन, दिल की धड़कन कम ज्यादा, बाथरूम में बैठते हुए बंदा डरता है, कुंडी नहीं लगाता, कुंडी खुली छोड़ता है, फिर दरवाज़ा खुला छोड़ता है, बाय एयर ट्रैवल करते हुए उसको होता है जहाज़ में पता नहीं क्या हो जाएगा, बाय बस, बाय ट्रेन, किसी भी घर से बाहर निकलते हुए डरता है, फैमिली मेंबर घर से बाहर जा रहे हो उसके बारे में अजीब वसवसे आते हैं, ये बाहर जाएगा पता नहीं वापस आएगा नहीं, इसके क्या जितने साइकोट्रिस्ट के पास पेशेंट है, जितने साइकोलॉजिस्ट के पास पेशेंट है, जितने नजूमी और आमलों के पास जादू टूना और वो सारे पेशेंट सुपरस्टिशियस, वो सारे के सारे जिनको इस वक्त एंजाइटी डिप्रेशन की दवाइयाँ खिलाई जा रही, जिनको मेंटल मतलब करने के पूरे गुर दिए जा रहे हैं कि लॉजी हो जो तुसी, ये सारे के सारे एच पैलोरी के पेशेंट हैं और उनके टेस्ट कोई नहीं करवा रहा, ना कोई देख रहा है। तो एच पैलोरी का अब आप बता रहे हैं कि 50% से तो ज्यादा हो है, तो हर दूसरा बंदा सर, पिछले साल ये कहा जाता था कि 3 में से 1, अब 2 में से 1, अब 2 में से 1, मैं और आप बैठे, अगले साल फिर होगा 3 लोगों में से किसी एक को नहीं है, एक को नहीं। अब मैं और आप बैठे हैं, 2 लोग हैं, हम दोनों को कोई और सुन रहा है, या हम 2 बैठे हैं, हम दोनों में से 1 है,
एक को ऐसे होगा। ये पोजीशन हो इतनी चुकी पोजीशन है होगी। इतने। तो ये सर जो इसकी ये वजह साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की ये पिछले दिनों एक रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान के अंदर भी 49% लोग जो हैं वो किसी न किसी जहनी दबाव का या जहनी परेशानी का शिकार हैं, उनको डिप्रेशन है या उनको और प्रॉब्लम है। तो आप जितनी एच प्लोरी की जितनी आप बातें बता रहे हैं, ये सारा वही चीज़ें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की तरफ ही लेके जा रहे हैं, मेंटल स्ट्रेस की तरफ लेके जा रहे हैं, मेंटल हेल्थ भी ख़राब कर रहा है ये। सर तो देखिए, ये इसको कंट्रोल कैसे करना है, इसको फ्लश आउट कैसे करना है, और इसके साथ इससे जान कैसे छुड़ानी है, वो बताएं सर इसके लिए, इससे जो जान छुड़वाए, कोई जान छुड़वा सकता है ना इस बीमारी से, तो वो नेचुरोपैथ है या नेचुरोपैथिक डॉक्टर है या नेचुरोपैथी पे प्रैक्टिस करने वाला है, वो इससे निकालेगा। एलोपैथी के अंदर तो यहाँ पे ये होता है कि आप उसको एंटा एसिड भी दे रहे हैं, और मैं हैरान हूँ जब पेशेंट मेरे पास आते हैं वो एंटा एसिड भी खा रहे हैं, और उसके साथ साथ डॉक्टर उनको हाई पोटेंसी की 3rd जनरेशन की एंटीबायोटिक भी दे रहा है, उस पर भी लगाया हुआ है। तो एच प्लोरी पे एंटीबायोटिक असर नहीं करती, मैदे के अल्सर को और बिगाड़ेगी, और बिगाड़ देगी, वो मैदा डिस्टर्ब कर देगी, मगर ठीक उसके है साथ ना? फिर वो ओमिप्रोजोल दे देते हैं हाँ। ताकि जी वो फिर ताकि उसका- वो बैलेंस थोड़ा सा करता ताकि वो रहे बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, मगर वो फिर उसका जो स्टमक एसिड है वो फिर डिस्टर्ब हो और गया, डिस्टर्ब, और उसका उससे पीएच लेवल फिर उसका गया। मेंटल डिसऑर्डर बढ़ेगा, यानी यहाँ से जो इन्फेक्शन उसमें वेगस ब्लड नर्व, में, उसकी वेगस नर्व जो है वो जो डायरेक्टली ब्रेन के साथ कनेक्टेड होती है, जो लिवर में ठीक गया, है। डाइजेस्ट वेगस नर्व की हुआ, वजह से लिवर उसको लिवर तकलीफ में आएगी। डाइजेशन के बाद वो मेटाबोलाइज हुआ, तो खून जिगर से आपके दिमाग की तरफ आया, तो पहला पैनिक अटैक आपके यहाँ। माइग्रेन जितने पेशेंट्स को हो रही है, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, शदीद दर्द, उसमें अब उसमें क्या हो रहा है, या मैं मेरे पास प्रेस्क्रिप्शन मौजूद है डॉक्टर्स की, डॉक्टर ने उनको एपीवाल जो मिर्गी की ड्रग है उसके ऊपर भी लगा दिया हुआ। तो वो जाहिर बात है उन्होंने फिर वो उसको एच प्लोरी को नहीं उन्होंने ट्रीट किया, उन्होंने जो उसका इफेक्ट ब्रेन पे हो रहा है वो ब्रेन को ट्रीट करने लग गए। तो क्या उसको इसका नहीं, मतलब वो उसका हल नहीं है, तो उसको उसका हल मिर्गी की नहीं दवाई पे लगा दें, एपीवाल पे बहुत लोग हल लगे नहीं हुए है हैं। वो। तो ये तो काफ़ी, तो ये मेरे ख्याल से जो एच प्लोरी है ये किस पे पलता है, फास्ट फूड पे पलता है, जो हम फास्ट फूड खा लेते हैं ज्यादा, उसको एड करता है ना फूड, फ्रोजन फूड, ये जितनी फूड्स हैं। हाँ, डब्बों के जूस, डब्बों के दूध, उसके बाद वो तमाम चीजें जो प्रोसेस्ड फूड या वो जो पहले से तैयारशुदा प्रिजर्वेटिव जो जिन चीजों को किया हुआ है और आपके पास मार्केट में बिक रहा है और पड़ा हुआ है और पहले से तैयारशुदा। कुरान आपको इसमें बारे में क्या कहता है? कुरान में अल्लाह फरमाते हैं फंजुर इला तामिका व शराबिका लम यतसन्ना, सूरह बकरा चैप्टर 2 वर्स 259, कि इंसान अपनी खुराक, खाने और पीने वाली चीज़ों पे गौर करो, ये गला सड़ा तो नहीं है। असल ये है कि अब हम देखें कि अब इसी बात को थोड़ा सा इधर लेके आए ना, वो जो आप फ्रिज की बात की थी, मैं आपको नमी की मिसाल दूंगा, सिर्फ नमी की, बाकी तो फ्रिज के अंदर जो गैसेस घूम रही हैं वो अपनी जगह, मैं सिर्फ नमी की एग्जांपल दूंगा। आप ये देख लें, कपड़ों में माइनर सी नमी और हम उसके साथ नहीं रख रहे, और फ्रिज खोल के आज कोई भी अपनी अपनी फ्रिज खोल के देखे कितनी नमी है, इससे कई गुना ज़्यादा है, और जो गैसेस घूम रही हैं उसके अंदर वो अलग है, और फिर हम इस पे जितना भारी बिल दे रहे हैं, मैं एक जुमला सर आप गौर कीजिएगा इस पे, कि जितना बिल हम फ्रिज का, जितना उस पे बिजली का खर्चा एक दिन में करते हैं, क्या उतने पैसों की चीज़ें भी अंदर पड़ी हैं? नहीं पड़ी, नहीं पड़ी ना, नहीं पड़ी। तो फिर हमें कौन डैम श्योर नहीं पड़ी। फिर हमें कौन कहेगा कि हम अक्लमंद और बड़े सियाने हैं? तो सर वो अब फ्रिज है, आपकी जरूरत तो बनती है ना, अब कैसे गर्मी बनती में बाहर खाना दूध रखा होता है, कैसे? खराब हो जाता अच्छा, है। जब नहीं थी फिर क्या करते? तो सर घर में भैंस भी थी ना, तब फौरन निकाल लेते थे। हैं? भैंस भी थी ना तब। अच्छा, घर में तो भैंस तो आज भी 2 टाइम आपको दे तो रही सर है। लाहौर में तो आप भैंस नहीं ना रख सकते सर ग्वाला आपको 2 टाइम दूध देने आता है? सर गवाले से भी सर पीछे आज ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाया जाता है भैंसों को, जी लगाया जाता है, ठीक है, उसको फिर वो दूध देती हैं, और उसके बाद एक सर्टन पॉइंट के बाद ये कहा जाता है जी कि दूध में से हमक आ रही है, अक्सर लोग कहते हैं, और फिर आपको जो गवाला है वो ये कहानी सुनाता है कि मज्जा नूं लूण देने वाला होया, नहीं पठे ए दूसरे पाए नहीं, ए बरसेन पाए, कई इलाकों में वो कहते हैं भैंस को ना नमक देने वाला हो, कि नमक खिलाया जाता है ना उसको, तो उसका फिर वो सेट हो जाता है। बेसिकली रिसर्च ये बताती है कि जब उसको ऑक्सीटोसिन के बार बार इंजेक्शन लगाए जाते हैं तो, और उसको फिर जब उसका दूध निकाला जाता है तो जो उसका जो थन है उसमें ज़ख़म हो जाता है, उन ज़ख़म में पस पड़ जाती है, और वो जो फ्लेवर आ रहा होता है ना हमक वाला, और जो हमक आ रही थी वो बेसिकली दूध के अंदर पस होती है। तो सर केड़े पासे जाइए, फ्रिज बेहतर है? तो नहीं, तो फिर डब्बे का ठीक सर, डब्बे में कम से कम पैस्चराइज तो किया है उन्होंने। क्या किया उन्होंने?
पैस्चराइज नहीं किस डब्बे में दूध है? टी वाइटनर है सर, किस डब्बे में दूध की बात करते हैं? मिल्क बेस होता है ना, वो टी वाइटनर के ऊपर लिखा होता है। टी वाइटनर का ये बहुत देर पहले चीज़ हुई थी जिसमें इन्होंने यूटी लिक्विड लिखना शुरू कर दिया था, यूटी डेयरी लिक्विड इस तरह का कुछ उसके ऊपर लिखते थे। मगर जो दूध है वो उसकी बेस तो फिर मिल्क ही है ना, उसकी मिल्क है, या उसमें या उसमें सोया लीच डाल देते हैं। टेट्रा में उसको किया गया जी जी, वो ठीक है हमारी सेहत के लिए, और जो उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव किस्म की चीज़ डाली गई वो ठीक है हमारी सेहत के लिए। प्रिजर्वेटिव तो जो है वो हमारी सेहत के लिए, तो हमारी सेहत के लिए तो फिर कोई भी चीज़ सर ठीक नहीं है ना। तो फिर सर अगर तो नहीं फिर है सर तो हम ना लें, वो ज्यादा बेहतर है ना बनिस्बत इसके कि हम सर पैसे गुजारा देके कैसे take करें? करके। आप साथ में सोल्यूशन तो दें। क्या मैं सोल्यूशन? वही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि हम अपने बच्चों को अब क्या खिलाएं? फ्रिज से निकाल देते हैं या दूसरा कहते हैं, फिर लोग सरवाइव कैसे करें? या तो उनको साथ थोड़ा सा ये आप सोल्यूशन बताएं कि आप इसकी जगह ये अल्टरनेटिव ले लें, ताकि लोगों को हो। इस तरह तो डेविस्टेशन होगी ना सर। मैं अभी जैसे हम जूतों की बात कर रहे हैं, आप भी जूता पहन के बैठे हैं, मैं भी जूता पहन के नारियल ले लें, आप नारियल ले लें, नारियल कोकोनट मिल्क लें, कोकोनट मिल्क ले लें। कोकोनट मिल्क की रेसिपी दें जरा। कोकोनट को एक तो पानी भी पिया जा सकता है ना, उसका वैसे बहुत अच्छा है। उसके बाद कोकोनट को आप जो है ना वो उसका जूस ब्लेंड करें, और उसके बाद उसको किसी कपड़े में डाल के आप उसको अच्छी तरह से दबाएं, नचोड़ें, आपके पास मिल्क निकल आएगा उसका, कोकोनट मिल्क निकल। इससे बाद एक और अच्छा उससे भी चले। ये तो कोकोनट थोड़ा सा महंगा है, कुछ लोग कहेंगे जी कहाँ से मिलेगा, कैसे लाएंगे, ठीक है, आपको उससे आसान कर देता हूँ। आपके पास पेठा कद्दू होता है, हलवा कद्दू जिसको कहते हैं, पेठा कद्दू पीले रंग का बड़ा, उसके बीज आपको बाजार से मिल जाएंगे। पंपकिन सीड्स, पंपकिन सीड्स आप वो ले लें, उसमें से उसके निकाल लें, गिरियाँ निकाल लें, और गिरी निकाल के उसकी आप 2 चम्मच टेबल स्पून ले लें, 1 गिलास पानी में डाल के आप उसको शेक कर लें, वो भी आपका दूध, वो दूध के जितना उतना ही मैग्नीशियम आ जाएगा। कमाल आपके लिए बहुत अच्छा है। वो चीज़, उसमें मैग्नीशियम भी आपको मिलेगा, मैग्नीशियम की अच्छी क्वालिटी मिल जाती है, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी, आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा। तो दूध की जगह उसको यूज़ कर लें। तो थोड़ा सा सोल्यूशन देना। मैं तो लोगों के सवाल कर रहा हूँ आपसे कि आपने जैसे बताया कि भाई फ्रिज छोड़ दो, भाई ठीक है, तो सर कोई अल्टरनेटिव तो दें हमें। सर देखिए बात ये है, अल्टरनेटिव ये है कि आप सुबह को जो ख़वातीन है ना, उनको ये चाहिए कि वो सुबह एक तो अर्ली उठने की आदत बनाएं, और दूसरा ये है कि वो सुबह आटा अगर वो ताज़ा आपके लिए, मेरे लिए, घर में किसी के लिए भी अगर नहीं गूंथ सकती, तो फिर मुझे और आपको सारा दिन इतनी मेहनत हम किसके लिए कर रहे हैं? हम सारा दिन मेहनत करते हैं सर, आज को तो ख़वातीन भी वर्किंग में है। सर वर्किंग में चलें, जो वर्किंग में है ना वो है ना, जो नहीं है वो तो घरों में भी है ना। अब बात यह है कि वो आटा ताज़ा गूंदें, सुबह एक दफ़ा अगर फ्रेश सब्ज़ी लेकर आएँ और सुबह सुबह उसको अगर आप बना लें तो आपके 2 टाइम निकल सकते हैं। शाम तक वो दौर बहुत अच्छा था जब शाम को माएँ हांडी धो के उल्टी रख देती थी, वो दौर बहुत अच्छा था। अच्छा, फिर अगर कोई गर्मी या कोई ऐसा सीज़न होता था तो वो क्या करते थे कि एक बर्तन में पानी डाल के, तो उसके अंदर जो सालन वाला जो बर्तन होता था वो उसके अंदर रख देते थे, दूध वाला बर्तन उसके अंदर रखते थे, वो पानी में तैरता रहता था और ठीक रहता था और कुछ भी नहीं होता था। आज हम फ्रिज से दूध ठंडा निकाल के घटाघट पीते हैं और हमें ये नहीं पता ये फूटा हुआ पिया है, जहर बन गया हुआ था या ठीक था, नॉर्मल था। तब पता चलेगा जब उसको उठाकर हम उबाल के चूल्हे पे लेकर जाएंगे और उसको उबालेंगे अच्छी तरह, और जब वो बॉयल होने के बाद, अच्छा गर्म होने के बाद जब आप उसको देखेंगे, आया वो फट गया या बच गया। अगर वो फट गया हुआ है तो फिर खराब है। तो ये अक्सर जो माएँ क्या करती हैं कि फ्रिज खोला, दूध निकाला, फीडर में डाला, उसको गर्म किया माइक्रोवेव के अंदर और बच्चे को लगा दिया। तो जो फीडर है उसके जो वो प्लास्टिक है और जो रेज उसमें से गुजर रही है, वो क्या कर रही है, दूध तो चले अपनी जगह पे जो भी करेगा, दूध तो फूटा है या जैसा भी था, वो रेस क्या करेंगे, उस पर नुकसान करेंगे। तो फिर हम कब फायदे में? तो जो प्लास्टिक के अंदर देखिए, प्लास्टिक के अंदर जो अक्सर माएँ फीडर गर्म करती हैं, उनके पास स्पेशल एक छोटी सी मशीन होती है जिसके अंदर वो फीडर को रख देते हैं और वो उसको फिर गर्म करती है अच्छे तरीके से, तो वो फीडर के अंदर ही दूध गर्म होता है, तो वो भी नुकसानदेह। इंसान जब से मशीनों की तरफ गया ना, इसने अपने आप को हलाकत में डाला है। जितना भी किसी भी चीज़ को आप जिधर मर्जी देख लें, मसाइल ही मसाइल हैं, अंबार लग गए हुए। हमें फितरत और नेचर की तरफ जो है ना वो लौटना पड़ेगा। फितरत और नेचर पे आएंगे तो बात बनेगी, वरना इन बीमारियों से आपको हम कैसे निकलेंगे? ऑर्गेनिक फूड की तरफ कौन ऑर्गेनिक फूड आ गई है ना, दुनिया आ चुकी हुई है, तो हम कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक मेडिसिन की तरफ भी आ जाओ, केमिकल से निकलो, ऑर्गेनिक मेडिसिन। सर आप इस वक्त नेचुरोपैथिक दुनिया में
बड़े टॉप पे आ चुकी हुई है। जी जी, पूरी दुनिया तो इस आप देखिए पूरी कि- दुनिया में अगर हम चले जाते हैं डिफरेंट स्टोर्स के अंदर, वहाँ पे फार्म फूड अलग है, ऑर्गेनिक फूड का सेक्शन ही अलग है। जी। ऑर्गेनिक फूड अच्छा खासा महंगा है, वहाँ पे महंगा है। लग्जरी बन गया है। बिल्कुल तो है। मैं फिर कभी कभी ये बैठ के सोचता हूँ, मैं कहता हूँ यार एक सेकंड, हमारे पास जिस दौर में देसी घी अवेलेबल था, कुछ डॉक्टर्स आए टीवी पे, उन्होंने बोला जी ये आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। आज वही आर्टिकल लिख रहे हैं कि काश हम ये करते रहते। नहीं बहुत काश अच्छा। को छोड़े ना सर, उन्होंने ये किया क्या? डॉक्टर्स आए, डॉक्टर्स ने आके बोला जी कि सिगरेट पिए, सिगरेट आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, 1920s की एडवर्टाइजमेंट आप उठा के देख लें, उन्होंने कहा जी सिगरेट पिए बहुत अच्छा है आपकी सेहत के लिए, ये आपका अस्थमा भी ठीक हो सकता है इससे। अब जब लोग सिगरेट पे लग गए तो फिर उन्होंने कहा जी 50 साल बाद ही हम बैन कर रहे हैं, हम एडवर्टाइजिंग भी नहीं कर रहे। उसके बाद इसी तरह आ जाएं देसी घी पे आ जाएं, आज वही डॉक्टर कह रहे हैं कि देसी घी आपके लिए बहुत अच्छा है, तब वही डॉक्टर कह रहे थे कि जी ये इसका जो दाना होता है, इसका अगर माइक्रोस्कोप से देखें ये बड़ा होता है, जिसे हम HDL कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपिड। और जो पहले वाला जो उसका दाना था, जो ये हमें भी आपको फूड दे रहे हैं, जो ऑयल दे रहे हैं, उसमें LDL होता है, यानी कि लो डेंसिटी लिपिड। तो वो बारीक दाना होता है, वो दाने बारीक गुजर जाते हैं, बड़े दाने फंस जाते हैं। तो ये तब कह के कन्विंस कर लिया लोगों को डॉक्टर्स ने। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हदीस है ना, वो पता है क्या है कि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा, और इस दूध में से जो निकलता है घी यानी देसी घी बतौर दवाई शफा। तो जिसको मेरे नबी ने 1500 साल पहले शफा फरमा दिया, हम मुसलमान अहमक थे जो इन बातों में आ गए, पॉइंट पे ही आ रहा हूं कि अभी आज कल को कोई और रिसर्च आ जाएगी, कल को वो आपको बोलेंगे ये फलानी चीज है, वो आपको कन्विंस कर लेंगे। हमने तिब्बे नबवी का दामन नहीं छोड़ना, हमने कुरान नहीं छोड़ना, हमने अपनी जो तालीमात हमें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिली है, हमने वो नहीं छोड़नी, और तिब्बे नबवी की तरफ हमें वापस आना है। अल्लाह ने शिफा देनी है ना, तो अल्लाह ने रखी कहाँ है, किस में रखी है और कैसे लेनी है फिर उससे? अल्लाह ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि बेशक हम नाजिल करते हैं इस कुरान में ऐसी चीज़ें जिनमें सरासर शिफा है और ये बायस रहमत है मोमिनीन के लिए। अब हम दुआ करते हैं अल्लाह शिफा दे दे, और अल्लाह कहता है मैंने जहाँ रखी है उधर से लो। हम उधर को छोड़ के हम जो है वो दूसरी तरफ निकल हम फरंगी तिब की तरफ निकल गए, और वहाँ जाके हमने सारे केमिकल के पीछे पड़े हुए, तो फिर शिफा लभी उन तक? अब तक मिली नहीं मिली, मिलेगी भी नहीं उस वक्त तक नहीं जब तक आप अपना किबला दुरुस्त कर लें, और उसके बाद उस वक्त तक नहीं जब तक आप जो है ना वो अपने आप को नॉन बिलीवर से बिलीवर की तरफ ले आए। इस वक्त तो नॉन बिलीवर बहुत है और बिलीवर बहुत कम है। तो हमें मानना पड़ेगा, हमें अगर अल्लाह से शिफा लेनी है तो अल्लाह के बताए हुए तरीके से, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे, अल्लाह के बताई हुई चीज़ों से मिलेगी, केमिकल से नहीं मिलेगी। एंटीबायोटिक्स, किसी दौर में पेंसिलिन आई, क्या वाह वाह हुई थी या नहीं हुई बिल्कुल, थी? बिल्कुल। आप फिर उसके बाद क्या हुआ, वही पेंसिलिन अब किधर है, एंटीबायोटिक्स आ गई। अब इसको कभी हमने सोचा? मैंने अमेरिका में देखा है कि ब्राज़ील में मैंने देखा है ऐसी जगहों पे वो बड़े बड़े होल्डिंग बोर्ड लगे हुए, और वहाँ पे पता क्या लिखा हुआ था? ऊपर लिखा हुआ था डोंट यूज द, नीचे लिखा हुआ था एंटीबायोटिक्स। लेकिन एंटीबायोटिक्स पता कैसे लिखा हुआ था? एंटीबायोटिक्स, बीच में स्पेस है, एंटी बायोटेक। अब वो नीचे लिखा है यू कैन जज इट, एंटीबायोटेक। अब बायो का मतलब क्या होता है? इसको हमको समझाना है सर, हम समझा रहे हैं, कोशिश करते हैं सर, हम भी समझ जाए, हमारे थोड़ी सी अगर हमें समझ लगी हमारी कौम को भी समझ लगी। बायो का मतलब क्या है? बायो किसको कहते हैं? बायोलॉजी को। बायो जिंदगी, हयातियात से बायोलॉजी जिंदगी, बायो जिंदगी, एंटी बायो सर जज करें ना, जितनी एंटीबायोटिक्स ये जिंदगी के खिलाफ है, जो जिंदगी के खिलाफ क्या चीज होगी? मौत। वो आगे टेक भी लगा दी ना, वो टेक्नोलॉजी जो जिंदगी के खिलाफ है। हाँ, वो टेक्नोलॉजी, वो टेक है ना आगे। अच्छा चलो, एंटी बायोटेक, ओके, सो टेक सेज वो टेक्नोलॉजी, एंटी जो आपका जुमला भी अच्छा है, आपका जुमला भी अच्छा है। अब मैं इसको पता क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ एंटी बायोटक। टक का मतलब वो जो चीज टूटती है, आवाज आती है ना, टक। तो मैं कहता हूँ टक, उन्हें तुम्हारी जिंदगी तोड़ के टक कर देनी है। और हम उसको कैसे खा रहे हैं? हम उसको ऐसे अंधाधुंध खा रहे हैं। कोविड वैक्सीनेशन जब आई है सर, उसके बाद अभी बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं, और कुछ रिसर्च पेपर भी आए हैं कि ये क्लॉटिंग करती रही है,
कोविड वैक्सीनेशन, अब और लोगों को हार्ट अटैक होना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक ये कोविड जो खड़े वैक्सीनेशन की खड़े वजह गिर से- रहे हैं, जी खड़े 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 गिर रहे हैं, क्यों गिर रहे हैं? और ये उस वक्त भी जब बात थी, उस वक्त भी मैं एक टीवी प्रोग्राम करता था कुरान और से, तो मैंने उस वक्त भी कुछ बातों को हमने किया था। तो बात ये है कि लोग कहते थे लो जी ये भाजी ये कहते, मतलब पाकिस्तान में वो कहते हैं कोई बात हो जो कहते हैं ये नई कहानी सुना लेते हैं, ये अपनी शुरू कर देते हैं हर एक को। उस सर आपको पता ही नहीं है कि आपके मुल्क में नहीं, मुसलमानों के साथ बायोलॉजिकल वॉर कितनी और मुसलमानों को भी छोड़ दें, उसके साथ साथ तमाम इंसानों के साथ बायोलॉजिकल वॉर कितनी आ चुकी हुई हैं, हो चुकी हुई हैं, हम उसमें से गुजर चुके हैं और मजीद हो रही हैं, और आने वाले दिनों में भी आगे कुछ और आनी है, हमें पता तो ही अब नहीं। आगे ये सारी, तो ये जो इजराइल भी है या जो दूसरे ममालिक हैं इस तरह के, ये बायोलॉजिकल वॉर भी कर रहे हैं। तो ये बायोलॉजिकल वॉर, जिस तरह कोविड आया, अब लोग मरी जा रहे हैं, लोग किसी को लगता है कि भाई हार्ट अटैक उसको आ गया कोविड की वजह से आया, और फिर नहीं, किसी को जिसने लगवाई भी है वो भी जहनी तौर पे बेचारा डेविस्टेशन का शिकार है। तो क्या कोविड वैक्सीनेशन जो है इसकी ये रीज़न हो सकती है कि जो लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं या लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, या लोगों को, क्योंकि क्लॉटिंग कर रही है, ये जो इसके बारे में रिसर्च आई थी, क्लॉटिंग करती है, तो ये इससे फॉलेज वगैरह भी हो रहा है? सर मुझे ये बताएं, इसके जवाब पे जी। सॉफ्टवेयर आपने अपना अपडेट कराना है या मेरा क्या करना है ये नहीं, बताइए। मैंने कहा सर वो जमीन से सॉफ्टवेयर तो हो गया, मैंने कहा नहीं दूसरे नहीं, ये आप अपना करवाना चाह रहे हैं या मेरा अपडेट करवाना चाह रहे नहीं हैं? सर, मैं तो क्या आपके करवाना साथ चाह रहे गुफ्तगू हैं? में आगे सर, मैं इतना आगे सिंपल- निकल गया, मुझे तो मैं- पता ही नहीं मैं- रिकॉर्डिंग हो रही है मैं हमारी। सिंपल इतनी बात करूंगा, सिंपल इतनी बात करूंगा, आप सिर्फ इसको देख लीजिएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1500 साल पहले एक वैक्सीन हमें दी है, एक वैक्सीन हमें भी दी है, और वो पता है क्या है? आपने सहाबा को फरमाया कि जब कोई बीमार हो, कोई मसला हो, कोई तकलीफ, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं आया आपका कोई भाई मुसलमान, तो आप उसकी तीमारदारी के लिए जाया करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी जाते, सहाबा भी जाते, और फिर फरमाया कि आप उसके लिए दुआ किया करें, उसके लिए दुआ किया करें। एक दुआ बताई, पढ़ लिया करें। साहबा ने अर्ज़ की या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ बताइए कौन सी है? आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलका बिही व फ़ज़्ज़लनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ा तफ़दीला। साहबा ने कहा या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का क्या फ़ायदा होगा? आपने फरमाया आप जिस के पास जाओगे, बीमार तकलीफ़ में देखोगे, आप उसके लिए दुआ पढ़ोगे तो अल्लाह ताला उसको उस बीमारी से आज़ाद कर देंगे, उससे उसको जल्दी से तियाब कर देंगे। साहबा ने इसकी या रसूल सल्लम हमें भी इसका कोई फ़ायदा, कोई सवाब होगा, हमें भी इसका कोई फ़ायदा होगा? तो आपने फरमाया कि आप जब भी किसी नागयानी आफत, मुसीबत, परेशानी, दुख, तकलीफ़, बीमारी में किसी को भी देखो तो आप ये दुआ पढ़ लिया करो, अल्लाह उसके लिए आसानी फरमाएगा और आपको क़यामत तक उस तकलीफ़ से, उस बीमारी से महफूज फरमा देगा। माशाल्लाह, ये है वैक्सीन। वैक्सीन। एक और है सर, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो, तफरके में ना पड़ो, तफरके में ना पड़ो। तो उम्मीद करता हूँ कि हम भी इस चीज़ पर अमल करें और अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थामे रखें। इसी के साथ महर ज़शान को दीजिएगा इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।